अगर तुम कथक नाचोगी तो मैं हॉल साफ करूंगा। अरबपति 200 मेहमानों के सामने हंसा। कर्मचारी ने अपने आंसू निगले, लेकिन जब ऑर्केस्ट्रा बजना शुरू हुआ तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे सबकी सांसें रुक गईं। ताज पैलेस होटल का विशाल शाही हॉल ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान से तारे उतरकर हर क्रिस्टल झूमर पर आ गए हों। 200 लोग सबसे बेहतरीन कपड़ों में सजे थे जो पैसे से खरीदे जा सकते थे। वे हॉल में फैले हुए थे। उनकी हंसी और बातें एक मंद ऑर्केस्ट्रा के संगीत में घुल रही थीं, जो साल के सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम अग्रवाल फाउंडेशन के वार्षिक दान धर्म नृत्य के लिए अपने वाद्य यंत्रों को तैयार कर रहा था। मीरा कुमारी सर्विस कॉरिडोर की छाया में चल रही थी। सफाई उत्पादों से भरी एक ट्रॉली धकेल रही थी। उसके हाथों पर पीले काम वाले दस्ताने थे जो हल्की सी कांप रहे थे। जब उसने दरवाजे की दरार से देखा, वह भव्यता जिसे वह कभी छू नहीं सकती थी। वह 24 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में जीवन भर के बलिदानों का बोझ था। कुमारी, तुम्हें पूर्वी विंग में फैले हुए कचरे को साफ करना होगा अभी। गीता दीदी की तीखी आवाज ने, जो सफाई पर्यवेक्षक थी, उसे अपनी सोच से बाहर निकाला। जी मैडम, तुरंत। मीरा ने अपनी ट्रॉली ली और बताई गई दिशा में चली गई, लेकिन उसके रास्ते में उसे मुख्य हॉल के किनारे से गुजरना पड़ा। उसने अदृश्य होने की कोशिश की, जैसे वह हमेशा रहती थी, जैसे उसकी दादी ने उसे सिखाया था कि उन जैसी लोगों को क्या होना चाहिए, उपयोगी परछाई जिन्हें दुनिया देखना पसंद नहीं करती। लेकिन उस रात नियति के कुछ और ही इरादे थे। राजेश अग्रवाल, कार्यक्रम के मेजबान और देश के सबसे बड़े होटल साम्राज्य के मालिक, हॉल के केंद्र में चापलूसों के झुंड से घिरे हुए थे। वह 52 साल के थे। उनके बाल करीने से पीछे कंघे किए हुए थे और उनके चेहरे पर उस तरह की मुस्कान थी जिसे केवल विरासत में मिली दौलत और पाला हुआ अहंकार ही गढ़ सकता है। इस साल हम फाउंडेशन को 3 करोड़ रुपए दान करेंगे, उन्होंने गूंजती आवाज में घोषणा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर कोई सुने, क्योंकि हम जिन्हें विशेषाधिकारों के साथ पैदा होने का सौभाग्य मिला है, हमें कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके मेहमानों की संतुष्ट हौंसी हवा में भर गई। शैंपेन के गिलास टोस्ट में उठे और फिर मीरा की ट्रॉली का एक पहिया कालीन के किनारे पर अटक गया। आवाज तेज नहीं थी, बस एक धातु की चरमराहट थी, लेकिन ठीक उसी क्षण ऑर्केस्ट्रा अगला टुकड़ा तैयार करने के लिए बजना बंद कर चुका था। सन्नाटे ने शोर को ऐसे बढ़ा दिया जैसे वह बिजली कड़की हो। 200 सिर उसकी ओर मुड़े। मीरा ने महसूस किया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने विवेकपूर्ण हरकतों से पहिया छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह खींचती, उतना ही वह अटकता चला जाता। घबराहट उसके गले में जहरीली बेल की तरह चढ़ने लगी। यह क्या है यहाँ? राजेश अग्रवाल की आवाज ने सन्नाटे को चाकू की तरह चीर दिया। अरबपति धीमे, जानबूझकर कदमों से पास आया, जैसे एक शिकारी जिसे आसान शिकार मिल गया हो। उसके मेहमान उसे अपनी निगाहों से देख रहे थे, कुछ जिज्ञासा से, अन्य उस क्रूर प्रत्याशा से जो दूसरों के अपमान का आनंद लेते हैं। अग्रवाल साहब, मुझे बहुत अफसोस है, मैं बस। मीरा ने समझाने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। तुमने बस साल के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डाली। राजेश ने उसे ऊपर से नीचे तक अवमानना से देखा, जिसे उसने मुश्किल से छिपाया था। क्या तुम्हें पता है कि इस शाम का हर सेकंड कितना महंगा है? क्या तुम्हें पता है कि आज रात यहाँ कौन लोग हैं? मुझे माफ करना साहब, यह एक दुर्घटना थी। एक दुर्घटना? राजेश ने उपहास भरी मुस्कान के साथ अपने मेहमानों की ओर मुड़ते हुए दोहराया। ट्रॉली वाली मैडम कहती हैं कि यह एक दुर्घटना थी। दर्शकों से कुछ घबराई हंसी फूटी। मीरा सैकड़ों आंखों को खुद पर सुइयों की तरह चुभता महसूस कर रही थी। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश ने पूछा, हालांकि उसका लहजा यह स्पष्ट कर रहा था कि उसे जवाब की परवाह नहीं थी। मीरा साहब, मीरा कुमारी। ठीक है, मीरा कुमारी। अरबपति ने उसका नाम ऐसे बोला जैसे वह कुछ गंदा हो। वह हॉल देखती हो, वे जोड़े शुरुआती कत्थक के लिए तैयार होते देख रही हो। मीरा ने सिर हिलाया। संगमरमर के फर्श से अपनी आंखें उठाने की हिम्मत नहीं की। वह कला है, संस्कृति है, परंपरा है। कत्थक के लिए वर्षों का अभ्यास, प्राकृतिक लालित्य, परिष्कृत शिक्षा की आवश्यकता होती है। राजेश ने एक नाटकीय विराम लिया। ऐसी चीजें जिन्हें तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ सकते। जो सन्नाटा छा गया वह भारी था। मीरा अपने ही दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकती थी। हर धड़कन उसे दुनिया में उसकी जगह याद दिला रही थी। साहब, कृपया, उसने फुसफुसाया। कृपया? क्या? उसने उसकी ओर झुका। उसकी सांसों में महंगी शराब की गंध आ रही थी। क्या तुम नाचना चाहती हो? क्या यही बात है? पूरे हॉल में कहकहे गूंज उठे। राजेश के पास बैठी एक महिला हौंसते हौंसते अपना गिलास लगभग गिराने वाली थी। सफाई कर्मचारी कत्थक नाचना चाहती है, पीछे से किसी ने चिल्लाया।
उसे अपने पोंछे के साथ नाचने दो, एक और आवाज ने जोड़ा। मीरा ने महसूस किया कि आंसू उसकी आंखों से निकलने वाले हैं, लेकिन उसने उन्हें वह संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। उसने अपने पीले दस्तानों के अंदर मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसके पोर दुखने लगे। राजेश ने उसका प्रतिरोध देखा और उसकी आंखों में नई दुर्भावना चमक उठी। चलो कुछ दिलचस्प करते हैं, उसने सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपना गिलास उठाते हुए घोषणा की। यह युवती स्पष्ट रूप से हमारी शाम का हिस्सा बनना चाहती है, क्यों ना हम उसे मौका दें। पूरे हॉल में भ्रम की फुसफुसाहट फैल गई। अगर तुम कत्थक नाचोगी तो मैं हॉल साफ करूंगा। राजेश मीरा की ओर सीधे देखते हुए जोर से हंसा। यह मेरा प्रस्ताव है। अगर तुम एक अच्छा कत्थक नाच सकती हो तो मैं खुद अपनी ट्रॉली लेकर अपने सभी मेहमानों के सामने यह फर्श साफ करूंगा। हंसी बहरा कर देने वाली ऊंचाई पर पहुंच गई। कुछ मेहमान तालियां बजा रहे थे, अन्य तमाशा रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल रहे थे। चलो शर्माओ मत, राजेश ने निमंत्रण की नकल करते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हमें दिखाओ कि एक सफाई कर्मचारी डांस फ्लोर पर क्या कर सकती है। मीरा भागना चाहती थी। उसके अस्तित्व का हर रेशा उसे चिल्ला रहा था कि वह भागे, उस बुरे सपने से बचे, वापस उन परछाइयों में लौटे जहां वह थी। लेकिन कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो वर्षों से उसके अंदर दबा हुआ था, जागृत होने लगा। एक याद, वह 7 साल की थी। वह एक नृत्य स्टूडियो में खड़ी थी, सपनों से भरी आंखों से खुद को शीशे में देख रही थी। उसकी दादी आशा देवी एक कोने में बैठी थी, उस शांत गर्व के साथ मुस्कुरा रही थी जिसे केवल दादी ही जानती हैं। तुम्हारे पास एक हुनर है मेरी बच्ची, उसकी दादी ने उस रात कहा था। नृत्य तुम्हारे खून में है। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। जब वह नाचती थी तो दुनिया रुक जाती थी उसे देखने के लिए। मीरा अपनी माँ को कभी नहीं जान पाई। वह उसे जन्म देते हुए मर गई, उसे एक दादी की देखभाल में छोड़ गई जिसने अपनी पोती की कत्थक कक्षाओं का भुगतान करने के लिए दूसरों के घरों की सफाई की। 10 साल तक मीरा ने एक छोटी अकादमी में शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन किया। वह शानदार, प्रतिभाशाली थी, महान चीजों के लिए नियत थी। जब तक कि 17 साल की उम्र में धन की कमी के कारण अकादमी बंद नहीं हो गई, जब तक उसकी दादी बीमार नहीं पड़ गईं और चिकित्सा बिलों ने एक एक पैसा निगल लिया, जब तक सपने एक ऐसी विलासिता नहीं बन गए जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब 7 साल बाद मीरा उन लोगों के फर्श साफ कर रही थी जो कभी नहीं जान पाएंगे कि जीवित रहने के लिए सब कुछ कुर्बान करना क्या होता है। और अब राजेश की अधीर आवाज ने उसे वर्तमान में वापस खींचा। क्या तुम नाचने वाली हो या मूर्ति की तरह खड़ी रहने वाली हो? मीरा ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें नम और जलती हुई अरबपति की आंखों से मिली। मेरे पास कोई साथी नहीं है, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। उसके पास कोई साथी नहीं है, राजेश ने अपने दर्शकों के आनंद के लिए दोहराया। कितना सुविधाजनक बहाना। ठीक है, चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि मेरे मेहमानों में से कोई एक तैयार होगा। नहीं रुको, भूल जाओ, यहां कोई नहीं चाहेगा, मैं उसके साथ नाचूंगा। आवाज हॉल के पीछे से आई और सभी सिर यह देखने के लिए मुड़े कि किसने बोला था। लगभग 30 साल का एक युवा व्यक्ति हॉल के केंद्र की ओर चल रहा था। उसने एक बेदाग सूट पहना था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। उसमें अन्य मेहमानों का अहंकार नहीं था। उसकी गहरी भूरी आंखें मीरा को उपहास से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से देख रही थीं जिसे वह पहचान नहीं पाई। अर्जुन, राजेश ने भौहें चढ़ाईं। तुम क्या कर रहे हो? उसके लिए आपकी चुनौती स्वीकार कर रहा हूं, अर्जुन नामक युवक ने जवाब दिया। आपने कहा था कि अगर वह एक अच्छा कत्थक नाचती है तो आप हॉल साफ करेंगे। मैं उसका साथी बनूंगा। फुसफुसाहट एक नए स्तर पर पहुंच गई। मीरा ने बातचीत के टुकड़े सुने। क्या वह अग्रवाल का भतीजा नहीं है जो यूरोप से लौटा है? वह ऐसा क्यों करेगा? अर्जुन, यह हास्यास्पद है, राजेश ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। पहली बार अपना संयम खो दिया। यह एक मजाक है, मनोरंजन है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। एक शर्त, यह एक शर्त है चाचा। अर्जुन मीरा के सामने रुका और अपना हाथ बढ़ाया, इस बार सच्ची विनम्रता के साथ। क्या आप मुझे यह नृत्य प्रदान करेंगी मैडम? मीरा ने उस बढ़े हुए हाथ को ऐसे देखा जैसे वह रेगिस्तान में एक मृगतृष्णा हो। उसके अंदर हर चीज उसे बता रही थी कि यह एक जाल था, उसे अपमानित करने का एक और तरीका। लेकिन इस आदमी की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी दादी की याद दिला रहा था जब वह उससे कहती थी कि कभी किसी को अपनी गरिमा न छीनने दे। मैं नहीं कर सकती, उसने फुसफुसाया। मेरे पास पोशाक नहीं है, मेरे पास उपयुक्त जूते नहीं हैं। नहीं, तुम्हें इनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया। तुम्हें बस नाचना है। उसी क्षण ऑर्केस्ट्रा ने कत्थक की शुरुआती धुन बजानी शुरू कर दी। यह उद्घाटन नृत्य था, रात का मुख्य टुकड़ा। राजेश अग्रवाल श्रेष्ठता से मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि यह कर्मचारी खुद को मूर्ख बनाएगी, कि वह अपने ही पैरों में उलझ जाएगी
कि वह सभी के सामने पुष्टि करेगी कि उसके वर्ग के लोग इन हॉलों में नहीं आते, सिवाय उन्हें साफ करने के। उन्हें यह नहीं पता था, जो उस हॉल में कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, कि वे कुछ ऐसा देखने वाले थे जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मीरा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसके पीले दस्ताने युवक के सुरुचिपूर्ण सूट के साथ अजीब तरह से विरोधाभासी थे, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ, या अगर हुआ तो उसे परवाह नहीं थी। क्या तुम नाचना जानती हो? उसने धीरे से पूछा, केवल उसके लिए। मैं करती थी, मीरा ने जवाब दिया, बहुत पहले। तो याद करो। पहले छंद हॉल में गूंज उठे। 200 लोग अपनी सांसें रोककर बैठे थे, एक सफाई कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होते देखने के तमाशे के लिए तैयार थे। लेकिन जब मीरा ने अपना पहला कदम रखा तो कुछ असाधारण हुआ। उसके शरीर को वर्षों का प्रशिक्षण, बलिदान, कला के प्रति प्रेम याद आ गया, जो उसके बचपन का एकमात्र आश्रय था। यह उसकी हर मांसपेशी, उसके अस्तित्व के हर रेशा में जागृत हो गया। पीले दस्ताने अब मायने नहीं रखते थे, काम की वर्दी का अस्तित्व समाप्त हो गया था। केवल संगीत, हलचल, खुद को बहने देने की पूर्ण स्वतंत्रता बची थी। उसके पैर संगमरमर पर ऐसे फिसल रहे थे जैसे वे उसी क्षण के लिए पैदा हुए हों। उसकी सही मुद्रा, उसकी बेदाग लालित्य, हर मोड़, हर कदम एक पेशेवर नृत्यांगना की सटीकता के साथ निष्पादित किया गया था। हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा गया। जो फोन उसके अपमान को रिकॉर्ड करने के लिए निकाले गए थे, वे अब कुछ पूरी तरह से अलग रिकॉर्ड कर रहे थे। उपहास भरी मुस्कानें आश्चर्य के भावों में बदल गईं। शैंपेन के गिलास अविश्वास से खुले होंठों की ओर आधे रास्ते में लटके रह गए। और राजेश अग्रवाल ने अपने जीवन में पहली बार अपने चेहरे का रंग खो दिया। अर्जुन मीरा को किसी ऐसे व्यक्ति की निपुणता के साथ मार्गदर्शित कर रहा था, जो नृत्य की कला भी जानता था, लेकिन वह भी जो देख रहा था उससे हैरान लग रहा था। यह महिला न केवल नाचना जानती थी, यह महिला असाधारण थी। जब संगीत अपने चरम पर पहुंचा तो मीरा ने घुमावों की एक श्रृंखला निष्पादित की, जिससे सबकी सांसें रुक गईं। उसका शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे गुरुत्वाकर्षण का अस्तित्व ही न हो, जैसे हवा खुद रास्ता दे रही हो। और फिर जितनी अचानक यह शुरू हुआ था, संगीत समाप्त हो गया। जो सन्नाटा छा गया वह बहरा कर देने वाला था। मीरा हॉल के केंद्र में थी, तेजी से सांस ले रही थी। उसके गाल लाल थे, उसकी आंखें कुछ ऐसा चमक रही थीं जिसे वह भूल चुकी थी कि इसका अस्तित्व है, गर्व। अर्जुन उसे धीरे से पकड़े हुए था, उसे प्रशंसा और जिज्ञासा के मिश्रण से देख रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। और फिर पीछे कहीं से किसी ने ताली बजानी शुरू की। ताली आग की तरह फैल गई। 1, 2, 10, 50, 200 लोग खड़े थे। सफाई कर्मचारी को सलाम कर रहे थे, जिसने एक सितारे की तरह नृत्य किया था। सभी सिवाय एक के। राजेश अग्रवाल स्थिर रहा। उसका चेहरा शायद ही नियंत्रित क्रोध का मुखौटा था। उसके हाथ कांप रहे थे, भावना से नहीं बल्कि रोष से। इस महिला ने, इस तुच्छ कर्मचारी ने उसे अपने ही कार्यक्रम में देश के सबसे महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपमानित किया था। ठीक है चाचा, अर्जुन की आवाज ने तालियों को काट दिया। मुझे लगता है कि आपके पास साफ करने के लिए एक हॉल है। जो हंसी इसके बाद आई वह अब क्रूर नहीं थी। वे घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ पर वास्तविक मनोरंजन की थी। लेकिन मीरा ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि जब उसने अरबपति के चेहरे को देखा तो उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे वह सिहर उठी। बदला, ठंडा, गणनात्मक, धैर्यवान। राजेश अग्रवाल उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जो अपमान को भूल जाते थे, और वह अभी उसकी दुश्मन बन गई थी। यह खत्म नहीं हुआ है। अरबपति ने इतना धीमा फुसफुसाया कि केवल मीरा ही सुन सकी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या कहां से आई हो, लेकिन इस सप्ताह के अंत से पहले तुम चाहोगी कि तुमने कभी मेरे हॉल में कदम न रखा होता। मीरा ने अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस की, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, गीता दीदी उसके बगल में आ गई, उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। तुमने क्या किया है? पर्यवेक्षक ने फुसफुसाया। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या भड़काया है? मैंने बस नृत्य किया, मीरा ने जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं मूर्ख लड़की, तुमने अभी देश के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। गीता ने उसे डर और कुछ ऐसी चीज के मिश्रण से देखा जो सम्मान हो सकता था, और तुम्हें पता नहीं है कि वह क्या करने में सक्षम है। जैसे ही उसे सर्विस कॉरिडोर की ओर खींचा गया, मीरा ने हॉल पर आखिरी नजर डाली। अर्जुन उसे एक गूढ़ भाव से देख रहा था। मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे, और राजेश अग्रवाल पहले से ही फोन पर किसी से घातक दृढ़ संकल्प के साथ बात कर रहे थे। जो कोई नहीं जानता था, जो मीरा मुश्किल से खोजना शुरू कर रही थी, वह यह था कि यह क्षण केवल शुरुआत थी।
क्योंकि उसके अतीत में ऐसे रहस्य दबे हुए थे जो उसके भाग्य को अग्रवाल साम्राज्य के साथ ऐसे तरीकों से जोड़ते थे जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी माँ केवल जन्म देते हुए नहीं मरी थी, उसकी दादी केवल एक घरेलू कर्मचारी नहीं थी, और राजेश अग्रवाल के पास उससे नफरत करने के कहीं अधिक गहरे कारण थे जितना कोई भी संदेह कर सकता था। सच्चाई सामने आने वाली थी, और जब ऐसा होगा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ताज पैलेस होटल के सर्विस कॉरिडोर से डिसइंफेक्टेंट और डर की गंध आ रही थी। मीरा कांपते पैरों से चल रही थी, जबकि गीता दीदी उसे मुख्य हॉल से दूर खींच रही थी, उन तालियों से दूर जो अभी भी एक दूर की गूंज की तरह बज रही थीं। क्या तुम्हें पता है कि तुमने अभी क्या किया है? पर्यवेक्षक ने दांत पीसते हुए फुसफुसाया। मीरा के हाथ पर उसकी पकड़ मजबूत थी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है? मैंने बस नृत्य किया, मीरा ने दोहराया, हालांकि उसकी आवाज उसे भी खोखली लग रही थी। तुमने बस नृत्य किया? गीता अचानक रुकी, उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए घुमाती हुई। तुमने राजेश अग्रवाल को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, उस आदमी को जो हमारे चेक पर हस्ताक्षर करता है, उस आदमी को जो एक फोन कॉल से किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकता है। शब्द मीरा पर पत्थरों की तरह गिरे। नृत्य का एड्रेनालाइन कम होने लगा था, उसके सीने में केवल एक ठंडा खालीपन छोड़ गया था। उसने मुझे पहले अपमानित किया था, उसने फुसफुसाया, और इससे क्या फर्क पड़ता है? गीता ने कड़वी हंसी हंसी। वह जिसे चाहे उसे अपमानित कर सकता है, वह एक अग्रवाल है, हम कोई नहीं है मीरा, कोई नहीं। तुम यह कब समझोगी? इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, कॉरिडोर का दरवाजा जोर से खुला। लगभग 45 साल की एक सुरुचिपूर्ण महिला दहलीज पर दिखाई दी। उसने एक ऐसी पोशाक पहनी थी जिसकी कीमत शायद मीरा के सालाना वेतन से अधिक थी, और उसके भाव में जिज्ञासा के साथ कुछ ऐसा मिला हुआ था जो नियंत्रित मनोरंजन लग रहा था। तो तुम हो वह प्रसिद्ध नृत्यांगना? उसने मधुर आवाज में कहा। सारा हॉल तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। गीता ने तुरंत अधीनता के संकेत में अपना सिर झुकाया। अग्रवाल मैडम, मैं इस कर्मचारी के व्यवहार के लिए माफी मांगती हूं। इसे पहले ही परिसर से बाहर निकाला जा रहा था। मीरा ने नाम सुनकर एक सिहरन महसूस की। एक और अग्रवाल? इतनी जल्दी नहीं। महिला ने एक पूरी तरह से मैनिक्योर किया हुआ हाथ उठाया। मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूं। लेकिन मैडम, अग्रवाल साहब ने विशिष्ट आदेश दिए हैं। मेरे पति बहुत सारे आदेश देते हैं, महिला ने एक मुस्कान के साथ टोक दिया जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। मैं अदिति अग्रवाल हूं, और इस होटल में मेरे आदेश भी मायने रखते हैं। गीता हिचकिचाई, स्पष्ट रूप से दो शक्तियों के बीच फंसी हुई थी जिन्हें वह संतुलित करना नहीं जानती थी। आखिरकार उसने कड़े रूप से सिर हिलाया और कॉरिडोर से दूर चली गई। मीरा को चेतावनी भरी नजर देना नहीं भूली। अदिति ने तब तक इंतजार किया जब तक पर्यवेक्षक के कदम पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। फिर उसने मीरा को इतनी तीव्रता से देखा कि उसे लगा जैसे वह एक माइक्रोस्कोप के नीचे एक नमूना हो। तुमने ऐसे नाचना कहाँ सीखा? उसने सीधे पूछा। एक स्थानीय अकादमी में, कई साल पहले। कौन सी अकादमी? नृत्य साधना अकादमी। जब मैं 17 साल की थी तब वह बंद हो गई थी। अदिति के चेहरे पर कुछ बदल गया, शायद पहचान की एक चमक या कुछ और गहरा जिसे मीरा पहचान नहीं पाई। नृत्य साधना, उसने धीरे धीरे दोहराया। और तुम्हारी गुरु कौन थी? उनका नाम नलिनी देवी था। उन्होंने अपनी बचत से अकादमी की स्थापना की थी। वह उन लड़कियों को शास्त्रीय कथक सिखाती थीं जो महंगी स्कूलों का भुगतान नहीं कर सकती थीं। जो सन्नाटा छा गया वह इतना घना था कि मीरा अपने ही दिल की धड़कन सुन सकती थी। नलिनी देवी। अदिति ने नाम ऐसे बोला जैसे वह एक भूली हुई प्रार्थना हो। क्या तुम जानती हो कि वह वास्तव में कौन थी? वह मेरी गुरु थी और मेरी दादी के बाद सबसे अच्छी व्यक्ति जिसे मैं जानती हूँ। नलिनी देवी 15 साल तक राष्ट्रीय नृत्य मंडली की प्रमुख नृत्यांगना थीं। अदिति ने हल्की सी कांपती आवाज में कहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, उन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर नृत्य किया, और फिर 25 साल पहले बिना किसी स्पष्टीकरण के पेशेवर दुनिया से गायब हो गईं। मीरा ने महसूस किया कि उसके पैरों तले की जमीन खिसक रही है। श्रीमती नलिनी, उसकी बचपन की गुरु, एक विश्व सितारा थी। मुझे नहीं पता था, उसने स्वीकार किया। उन्होंने कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं की, उन्होंने बस हमें प्यार से नाचना सिखाया। क्योंकि नलिनी हमेशा ऐसी ही थीं। अदिति ने खिड़की की ओर देखा, यादों में खोई हुई, दिलदार, यहां तक कि जब दुनिया ने उनके साथ क्रूरता की। क्या आप उन्हें जानती थीं? प्रश्न हवा में लटका रहा। अदिति ने जवाब देने से पहले एक लंबा समय लिया। नलिनी देवी मेरी बड़ी बहन थीं। मीरा की दुनिया अपने अक्ष पर झुक गई। राजेश अग्रवाल की पत्नी उसकी पुरानी कथक गुरु की बहन थी। संयोग ऐसे तरीके से जमा हो रहे थे जो किसी भी तर्क को धता बताते थे। इसका मतलब है कि आप। मीरा वाक्य पूरा नहीं कर सकी।
इसका मतलब है कि मैंने आज रात तुम में कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे उनकी याद दिला दी। अदिति उसे सीधे देखने के लिए मुड़ी। जिस तरह से तुमने नृत्य किया, लालित्य, जुनून, पूर्ण समर्पण, यह सीखा नहीं जाता मीरा, यह विरासत में मिलता है। इससे पहले कि मीरा पूछ पाती कि इसका ठीक ठीक क्या मतलब है, तेज कदमों की आवाज ने बातचीत को बाधित कर दिया। एक गहरे सूट वाला आदमी कॉरिडोर में दिखाई दिया। उसका भाव अत्यावश्यक था। अग्रवाल मैडम, आपके पति आपको तुरंत मुख्य हॉल में बुला रहे हैं। अदिति ने आह भरी। उसके चेहरे से सारी गर्माहट गायब हो गई और उसकी जगह सामाजिक संयम का मुखौटा ले लिया। उन्हें बताओ कि मैं एक पल में आ रही हूं। वह आखिरी बार मीरा की ओर मुड़ी। यह बातचीत खत्म नहीं हुई है, लेकिन अभी तुम्हें यहां से जाना होगा। मेरे पति गुस्से में हैं, और जब राजेश गुस्से में होते हैं तो कोई सुरक्षित नहीं होता। मैं कहां जाऊंगी? यह नौकरी ही मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास अब यह नौकरी नहीं है, अदिति ने क्रूर ईमानदारी से कहा। मेरे पति ने तुम्हें निकालने का आदेश पहले ही दे दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। उसने अपने पर्स से एक कार्ड निकाला और मीरा के हाथ में दबा दिया। कल इस पते पर मुझसे मिलो। कुछ बातें हैं जो तुम्हें जानने की जरूरत है, तुम्हारी माँ के बारे में, नलिनी के बारे में, और यह कि भाग्य तुम्हें ठीक इसी जगह पर क्यों लाया इस समय। मेरी माँ? मीरा ने महसूस किया कि उसके फेफड़ों से हवा निकल रही है। आप मेरी माँ के बारे में क्या जानती हैं? लेकिन अदिति पहले ही कॉरिडोर से दूर जा रही थी। उसके ऊंची एडी के जूते की गूंज और 1,00,000 अनसुलझे सवाल पीछे छोड़ गई। मीरा ने अपने हाथ में कार्ड देखा। वह सुरुचिपूर्ण था, सुनहरे अक्षरों में उत्कीर्ण था। नलिनी देवी फाउंडेशन, सपनों के लिए जिन्हें एक मौका चाहिए। उसकी गुरु के नाम पर एक फाउंडेशन उस आदमी की पत्नी द्वारा चलाया जा रहा था जिसने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और एक ही समय में सब कुछ भयावह तरीकों से जुड़ना शुरू हो रहा था। करीब आती आवाजों ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाल दिया। 2 सुरक्षा गार्ड कोने से मुड़े। उनके भाव पेशेवर रूप से शत्रुतापूर्ण थे। मीरा कुमारी? सबसे लंबे ने पूछा। जी। हमारे साथ आओ। अग्रवाल साहब तुम्हें परिसर छोड़ने से पहले देखना चाहते हैं। मीरा का दिल तेज हो गया। उसे इमारत से बाहर निकालने की उम्मीद थी, लेकिन उसे उस आदमी के पास वापस ले जाना जिसने उसे बर्बाद करने का वादा किया था, कुछ पूरी तरह से अलग था। उसे मुख्य हॉल में नहीं, बल्कि एक निजी लिफ्ट में ले जाया गया जो उसे कई मंजिल ऊपर ले गई। दरवाजे एक ऐसे कार्यालय में खुले जो होटल की पूरी मंजिल पर फैला हुआ था। फर्श से छत तक की खिड़कियां रात के आकाश के नीचे शहर को गहनों के बिस्तर की तरह चमकता दिखा रही थीं। और उसे खार सारे विलासिता के केंद्र में राजेश अग्रवाल एक ठोस महोगनी डेस्क के पीछे बैठे इंतजार कर रहे थे। हमें अकेला छोड़ दो, उसने गार्डों को आदेश दिया। जिन दस्तावेजों को वह देखने का नाटक कर रहा था उनसे आंखें हटाए बिना। जब दरवाजा बंद हुआ तो सन्नाटा भारी हो गया। मीरा खड़ी रही, अपने अस्तित्व के हर रेशा में महसूस हो रहे डर को दिखाने से इनकार कर दिया। आखिरकार राजेश ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में अब कुछ मिनट पहले का विस्फोटक क्रोध नहीं था, अब कुछ और बुरा था। एक गणनात्मक शांति जिसने सावधानी पूर्वक नियोजित परिणामों का वादा किया था। बैठो, उसने डेस्क के सामने एक कुर्सी की ओर इशारा किया। मैं खड़ी रहना पसंद करूंगी। अरबपति के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान खिंच गई। जैसा तुम चाहो, वैसे भी यह संक्षिप्त होगा। वह उठा और बार की ओर चला, जानबूझकर हरकतों के साथ खुद के लिए एक व्हिस्की डाली। क्या तुम्हें पता है कि आज रात की सबसे दिलचस्प बात क्या है? मीरा कुमारी? उसने उसका नाम ऐसे बोला जैसे वह उसका स्वाद ले रहा हो। यह नहीं कि तुमने अच्छा नृत्य किया, पर्याप्त अभ्यास से कोई भी नाचना सीख सकता है। दिलचस्प बात यह है कि तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से चुनौती दी, कि तुमने मेरी आंखों में देखा और तय किया कि तुम जीत सकती हो। मैं कुछ भी जीतना नहीं चाहती थी, मैं बस चाहती थी कि वह मुझे अकेला छोड़ दें। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, है ना? राजेश उसे देखने के लिए मुड़ा। तुमने सिर झुका लिया होता, माफी मांग ली होती, परछाइयों में गायब हो जाती, जैसा तुम्हारे वर्ग के सभी लोग करते हैं। लेकिन तुमने लड़ना चुना, मैंने नृत्य करना चुना। एक फर्क है, मेरे लिए नहीं है। उसने अपनी व्हिस्की का एक घूंट लिया। देखो मीरा, मेरी दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वे जो अपनी जगह जानते हैं और वे जिन्हें उसे सीखने की जरूरत होती है। तुम स्पष्ट रूप से दूसरे समूह से संबंध रखती हो। वह धीरे धीरे उसके पास आया, उससे मुश्किल से 1 मीटर दूर रुका। मैंने पिछले 20 मिनट में तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है। मीरा कुमारी, 24 साल, मां के बिना, अपनी दादी आशा देवी द्वारा शहर के सबसे गरीब इलाकों में से एक में पली बढ़ी, कोई विश्वविद्यालय शिक्षा नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई परिवार नहीं, सिवाय एक बीमार बूढ़ी औरत के जो पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। हर शब्द मीरा के सीने में एक खंजर की तरह चुभ रहा था। वह उसकी दादी के बारे में जानता था,
उसकी कमजोरी के बारे में जानता था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने मुश्किल से अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही सरल बात समझो। राजेश फिर से बैठ गया, अपने हाथ डेस्क पर पार करते हुए। तुम्हें इस शहर में कोई और नौकरी नहीं मिलेगी। कोई होटल, कोई रेस्तरां, कोई सफाई कंपनी तुम्हें कभी नौकरी नहीं देगी। मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी गारंटी दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकता? उसने एक छोटी सी हंसी हंसी। मीरा, मैंने यह साम्राज्य खरोंच से बनाया है। मेरे हर उद्योग में, हर क्षेत्र में, इस देश के हर कोने में संपर्क हैं। मेरा एक शब्द और वे दरवाजे जो तुम्हें पता भी नहीं था कि मौजूद हैं, तुम्हारे लिए स्थायी रूप से बंद हो जाएंगे। मीरा ने महसूस किया कि दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही थीं। जो डर उसने नियंत्रित रखा था वह घबराहट में बदलने लगा था। लेकिन मैं एक समझदार आदमी हूं, राजेश ने जारी रखा, तो मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा। तुम इस कार्यालय से बाहर जा सकती हो, अपने कार्यों के परिणामों का सामना कर सकती हो और देख सकती हो कि तुम्हारा जीवन टुकड़े टुकड़े होकर कैसे बिखरता है। उसने एक नाटकीय विराम लिया, स्पष्ट रूप से उस शक्ति का आनंद ले रहा था जो वह इस्तेमाल कर रहा था। या तुम मेरे लिए एक बहुत ही सरल काम कर सकती हो, एक सार्वजनिक माफी। कल कैमरों के सामने तुम कहोगी कि यह सब एक गलतफहमी थी, कि मैंने तुम्हें कभी अपमानित नहीं किया, कि नृत्य हम दोनों के बीच एक सहमत मजाक था। तुम मेरा नाम साफ करोगी और बदले में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धिमान बनो। राजेश आगे झुका। अपनी दादी के बारे में सोचो। मीरा, शब्द ठीक वहीं लगे जहां वह चाहता था। मीरा ने आशा देवी के बारे में सोचा, उनके झुर्रीदार हाथों के बारे में, उनकी थकी हुई मुस्कान के बारे में, उन रातों के बारे में जो वह खांसते हुए बिताती थीं, जबकि यह दिखावा करती थीं कि सब ठीक है। उनकी दादी ने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। क्या मीरा को भी ऐसा नहीं करना चाहिए? और अगर मैं स्वीकार करती हूं? उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप अपना वादा निभाएंगे? तुम नहीं जानती, राजेश मुस्कुराया, लेकिन यह तुम्हारा सबसे अच्छा विकल्प है, वास्तव में तुम्हारा एकमात्र विकल्प। सन्नाटा उनके बीच एक खाई की तरह फैल गया। मीरा अपने कंधों पर निर्णय का बोझ महसूस कर रही थी। उसके सीने को इतना कस रही थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। और फिर उस अंधेरे के बीच उसे अपनी दादी की आवाज अपनी याद में सुनाई दी। कभी किसी को अपनी गरिमा मत छीनने देना, मेरी बच्ची, क्योंकि जब तुम अपनी गरिमा खो देती हो तो कुछ भी नहीं बचता जिसके लिए लड़ने लायक हो। मीरा ने ऊपर देखा और राजेश की आंखों से मिली। नहीं, शब्द स्पष्ट, दृढ़, निर्णायक निकला। अरबपति वास्तव में हैरान होकर पलक झपकाई। मैंने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं तुम्हारे अहंकार की रक्षा के लिए खुद को अपमानित नहीं करूंगी। राजेश धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसका भाव आश्चर्य से बर्फीले क्रोध में बदल गया। तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रही हो, शायद। मीरा ने अपने ऊपर एक अजीब शांति उतरती महसूस की। लेकिन कम से कम मैं कल खुद को आईने में देख पाऊंगी। क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं? राजेश का चेहरा क्रोध से सिकुड़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, कार्यालय का दरवाजा खुला। अर्जुन अग्रवाल बिना बताए अंदर आया। उसका भाव गूढ़ था, लेकिन उसकी मुद्रा स्पष्ट रूप से तनावपूर्ण थी। चाचा, मुझे आपसे अभी बात करनी है। नहीं अर्जुन, मैं व्यस्त हूं, यह अत्यावश्यक है। अर्जुन ने संक्षेप में मीरा की ओर देखा और फिर अपना ध्यान अपने चाचा की ओर कर लिया। यह उस बारे में है जो मुझे फाउंडेशन के अभिलेखागार में मिला, पुरानी नृत्य अकादमी के बारे में। राजेश के चेहरे पर कुछ बदल गया। घबराहट की एक चमक तेजी से छिपी हुई थी। वह इंतजार कर सकता है। नहीं, नहीं कर सकता। अर्जुन डेस्क के पास आया। मुझे दस्तावेज मिले हैं चाचा, दस्तावेज जो बताते हैं कि आपने 7 साल पहले नृत्य साधना अकादमी क्यों बंद की थी। दस्तावेज जो उस निर्णय को कुमारी परिवार के नाम से जोड़ते हैं। मीरा ने महसूस किया कि उसके पैरों तले की जमीन गायब हो रही है। राजेश ने उसकी गुरु की अकादमी बंद कर दी थी। उसकी अकादमी? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। राजेश की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे लगता है कि आप जानते हैं। अर्जुन ने अपने कोट से एक फाइल निकाली। और मुझे लगता है कि कुमारी मैडम को यह सच्चाई जानने का हक है कि 7 साल पहले उनका जीवन क्यों बर्बाद किया गया था। जो सन्नाटा छा गया वह सबसे भारी था जिसका मीरा ने कभी अनुभव किया था। राजेश अपने भतीजे को क्रोध और कुछ ऐसा देख रहा था जो डर हो सकता था। अर्जुन फाइल को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वह एक भरी हुई बंदूक हो, और मीरा 2 दुनियाओं के बीच खड़ी थी जो टकराने लगी थीं। समझ गई कि उसके अतीत के बारे में वह सब कुछ जो वह जानती थी ढहने वाला था। 7 साल से दबी सच्चाई आखिरकार सामने आने वाली थी, और जब ऐसा होगा तो उस कमरे में कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्जुन के हाथों में फाइल में 1000 रहस्यों का भार समाया हुआ था। मीरा ने चाचा और भतीजे के बीच के संवाद को अपने दिल की धड़कन
अपने कानों में सुनते हुए देखा। मुझे वे दस्तावेज दो। राजेश ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आवाज बर्फ में बदल गई थी। अभी। जब तक वह सच्चाई नहीं सुनती तब तक नहीं। अर्जुन दृढ़ रहा, खुद को अपने चाचा और मीरा के बीच सूक्ष्मता से स्थित किया। मैंने पारिवारिक फाउंडेशन के वित्त की जांच में कई सप्ताह बिताए हैं। मुझे अनियमितताएं मिलीं, जिन्होंने मुझे उन अभिलेखागारों तक पहुंचाया जिन्हें कथित तौर पर वर्षों पहले नष्ट कर दिया गया था। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। राजेश एक कदम आगे बढ़ा। तुम एक अजनबी के लिए इस परिवार को बर्बाद कर रहे हो। मैं न्याय की तलाश में हूं, कुछ ऐसा जो यह परिवार बहुत पहले भूल चुका था। मीरा महसूस कर रही थी कि वह एक साधारण पारिवारिक बहस से कहीं अधिक बड़ी चीज देख रही थी। यहां रिजेंटमेंट की परतें थीं, पुराने दर्द की, दबी हुई सच्चाइयों की, जो आखिरकार सतह पर आने के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन दस्तावेजों में क्या है? उसकी अपनी आवाज ने उसे चौंका दिया। यह दृढ़, स्पष्ट निकली, जवाब की मांग कर रही थी। अर्जुन ने उसे कुछ ऐसी चीज से देखा जो प्रशंसा के साथ उदासी मिश्रित थी। वह कारण जिससे 7 साल पहले तुम्हारा जीवन बदल गया था। उसने फाइल खोली। नृत्य साधना अकादमी धन की कमी के कारण बंद नहीं हुई थी मीरा, इसे जानबूझकर बंद किया गया था। यह झूठ है, राजेश ने बीच में टोका। अकादमी दिवालिया हो गई क्योंकि यह एक खराब प्रबंधित व्यवसाय था। अकादमी को गुमनाम रूप से 3 महीने पहले बंद होने से पहले खरीदा गया था। अर्जुन ने एक दस्तावेज निकाला और उसे हवा में उठाया। खरीदार ने एक फर्जी कंपनी का इस्तेमाल किया जिसने नौकरशाही की कई परतों के बाद अग्रवाल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से संबंध स्थापित किया। मीरा के फेफड़ों से हवा निकल गई। राजेश ने अकादमी को सिर्फ उसे बर्बाद करने के लिए खरीदा था। क्यों? प्रश्न एक फुसफुसाहट की तरह निकला। वह ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि नलिनी देवी केवल एक कथक गुरु से कहीं अधिक थीं। अर्जुन ने अपने चाचा के विरोध को अनदेखा करते हुए जारी रखा। वह महिला थीं जिससे मेरे पिता ने मेरी मां से शादी करने से पहले प्यार किया था, और जब उन्होंने उसे अपनी अकादमी के लिए अस्वीकार कर दिया तो वह इसे कभी नहीं भूल पाए। तुम्हारे पिता मर चुके हैं अर्जुन, राजेश ने शब्द थूक दिए। उनकी यादों को कल्पनाओं से गंदा मत करो। मेरे पिता 15 साल पहले मर गए, लेकिन उनकी डायरियां बच गईं। अर्जुन ने एक और दस्तावेज निकाला। मुझे वे तिजोरी में मिले जो आपने उनके अंतिम संस्कार के बाद कभी नहीं खोली। नलिनी को समर्पित पूरे पन्ने, उनके प्रति उनका जुनून, उनके बदला लेने की योजनाएं, जब उन्होंने उन पर नृत्य को चुना। मीरा इस सारी जानकारी को संसाधित करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन के पिता उसकी कथक गुरु के प्रति जुनूनी थे, लेकिन यह दशकों पहले की बात थी। इसका उससे क्या लेना देना था? यह नहीं बताता कि वह मुझसे नफरत क्यों करते हैं। उसने कहा, मैं तो उनके पिता को जानती भी नहीं थी। जो सन्नाटा छा गया वह अलग था, भारी, अधिक खतरनाक। अर्जुन ने अपने चाचा के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, और पहली बार मीरा ने अरबपति की आंखों में डर जैसा कुछ देखा। उसे बताओ, अर्जुन ने दबाव डाला। या मैं बताऊंगा? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। राजेश नियंत्रित क्रोध से कांप रहा था। ये पारिवारिक मामले हैं जिनसे उसका कोई सरोकार नहीं है। इनसे उसे इस कमरे में किसी और से ज्यादा सरोकार है। बस करो, मीरा ने अपनी आवाज उठाई, खुद को चौंकाते हुए। कोई मुझे अभी बताएगा कि क्या हो रहा है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और जारी रखा। मेरे पिता अमर अग्रवाल का नलिनी देवी के साथ संबंध था। जब वे दोनों युवा थे, वह गर्भवती हो गईं। दुनिया थम गई। नलिनी के कभी बच्चे नहीं थे। मीरा ने सिर हिलाया। वह मुझे बताती। नलिनी की एक बेटी थी, अर्जुन ने धीरे से कहा। एक लड़की जो गुप्त रूप से पैदा हुई थी और उसे अग्रवाल परिवार से बचाने के लिए एक विश्वसनीय महिला को सौंप दिया गया था। उस महिला का नाम आशा देवी था। मीरा के घुटने झुक गए। उसे गिरने से बचाने के लिए एक कुर्सी के पीछे का सहारा लेना पड़ा। उसकी दादी आशा, वह महिला जिसने उसे पाला था, जिसने उसे मजबूत होना सिखाया था, जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। नहीं, शब्द एक कराहट की तरह निकला। मेरी माँ मेरी दादी की बेटी थी, हमेशा से थी। तुम्हारी माँ को आशा देवी ने जन्म के तुरंत बाद गोद ले लिया था। अर्जुन सावधानी से पास आया। आशा देवी नलिनी के परिवार के लिए काम करती थीं। वह एकमात्र व्यक्ति थीं जिन पर वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए भरोसा करती थीं। तो मेरी माँ थी। मीरा वाक्य पूरा नहीं कर सकी। तुम्हारी माँ नलिनी देवी और अमर अग्रवाल की बेटी थी। अर्जुन ने सिर हिलाया, जिसका मतलब है कि तुम अग्रवाल साम्राज्य के संस्थापक की परपोती हो। तुम परिवार हो, मीरा, हमेशा से थीं। राजेश ने दोनों हाथों से डेस्क पर मुक्का मारा। झूठ, ये सब मुझे बर्बाद करने के लिए गढ़ा गया झूठ है। तो आपने अकादमी क्यों बंद की जब मीरा 17 साल की थी? अर्जुन ने अपने चाचा की ओर आरोप भरे भाव से मुड़ते हुए कहा। आपने उस समय के सभी जन्म रिकॉर्डों को बंद करने के लिए पैसे क्यों दिए? आपने पिछले 24 सालों से
यह सुनिश्चित करने में क्यों बिताया है कि कोई भी बिंदुओं को न जोड़े। अंजलि नाम बिजली की तरह मीरा पर पड़ा। यह उसकी मां का नाम था, अंजलि कुमारी, वह महिला जो उसे जीवन देते हुए मर गई थी। मेरी मां। आंसू उसकी आंखों को धुंधला करने लगे थे। आप मेरी मां को जानते थे? राजेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी किसी भी कबूलनामे से अधिक वाक्पटु थी। नृत्य की रात, जब मैंने तुम्हें हॉल में प्रवेश करते देखा, अरबपति आखिरकार बोला। उसकी आवाज अजीब तरह से खाली थी। मैं तुरंत जान गया कि तुम कौन हो। तुम्हारी आंखें उसकी जैसी हैं, अंजलि की जैसी आंखें, नलिनी की जैसी आंखें। क्यों? मीरा ने महसूस किया कि आंसू उसके गालों से बह रहे थे। अकादमी को क्यों नष्ट किया? मेरे परिवार से नफरत क्यों की? क्योंकि अंजलि मेरी होनी चाहिए थी। राजेश के शब्द पुरानी कड़वाहट से भरे हुए निकले। जब मेरा भाई मरा तो मैं साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, लेकिन मुझे बाकी सब कुछ भी विरासत में मिलना चाहिए था। सम्मान, शक्ति, प्यार। मैंने अंजलि को खोजा। जब मुझे उसके अस्तित्व का पता चला, मैंने उसे सब कुछ दिया। पैसा, पद, एक शानदार भविष्य। उसे बस अपनी अग्रवाल वंश को पहचानना था और मुझसे शादी करनी थी। आपसे शादी करनी थी? मीरा को मतली महसूस हुई। वह आपकी भतीजी थी, आधी भतीजी। आधी भतीजी, राजेश ने ठंडेपन से सुधार किया। और हमारे जैसे परिवारों में उन विवरणों को पीढ़ियों से अनदेखा किया गया है ताकि संपत्ति को एक साथ रखा जा सके। उसने आपको अस्वीकार कर दिया। अर्जुन ने हस्तक्षेप किया। जैसे नलिनी ने मेरे पिता को अस्वीकार कर दिया और आपने उसे कभी नहीं भुलाया। अंजलि ने एक मामूली आदमी को चुना। राजेश ने शब्द थूक दिए। एक बिना पढ़ा लिखा मैकेनिक, बिना भविष्य के, बिना कुछ देने के लिए सिवाय खोखले वादों के। उसने उससे चुपचाप शादी कर ली, गर्भवती हुई और उसे जन्म देते हुए मर गई। उसने मीरा की ओर घृणा से इशारा किया। इसे, मुझे? मीरा ने अपनी आवाज में ताकत वापस लाते हुए पूरा किया। मुझे जीवन देते हुए मर गई और आपने 24 साल से इसके लिए मुझसे नफरत की है। मैंने तुम्हें 24 साल तक नजरअंदाज किया है। राजेश ने सुधार किया। मैंने आशा देवी को चुप रहने के लिए पैसे दिए। मैंने रिकॉर्ड गायब करने के लिए पैसे दिए। मैंने अकादमी बंद करने के लिए पैसे दिए। और नलिनी को वह सब कुछ खोना पड़ा जिससे वह प्यार करती थी। मैंने उस शर्मनाक पारिवारिक शाखा के किसी भी निशान को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि वह आपके अपने होटल में दिखाई देगी। अर्जुन ने जोड़ा। नलिनी की तरह नाचती हुई, आपको अंजलि की तरह चुनौती देती हुई। मीरा हर खुलासे को शारीरिक प्रहार की तरह संसाधित कर रही थी। उसकी माँ एक अग्रवाल थी, उसकी परदादी एक नृत्य सितारा थी, उसकी गुरु उसकी परदादी थी। उसके जीवन के बारे में वह सब कुछ जो वह जानती थी अन्य झूठों पर बने झूठों पर आधारित था। क्या मेरी दादी को यह सब पता था? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। आशा देवी दशकों तक इन सभी रहस्यों की संरक्षक रही हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। नलिनी ने अंजलि को उसकी रक्षा के लिए सौंपा था। जब अंजलि मर गई तो आशा देवी ने तुम्हें उसी भक्ति के साथ संरक्षित किया। उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया क्योंकि राजेश ने उन्हें धमकाया था। अर्जुन ने अपने चाचा की ओर घृणा से देखा। उन्होंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने कभी सच्चाई बताई तो वह सब कुछ नष्ट कर देंगे जो बचा था। अकादमी, नलिनी की यादें, यहां तक कि तुम्हें भी। यह एक खोखली धमकी थी। राजेश ने अपना बचाव किया। मैं कभी किसी बूढ़ी औरत को नुकसान नहीं पहुंचाता। खोखली? मीरा ने दर्द की जगह क्रोध महसूस किया। आपने अकादमी को नष्ट कर दिया। आपने सैकड़ों लड़कियों के सपनों को नष्ट कर दिया। आपने मेरा भविष्य नष्ट कर दिया और कहते हैं कि यह एक खोखली धमकी थी। मैंने एक असफल व्यवसाय को नष्ट किया, बस इतना ही। आपने नलिनी की विरासत को नष्ट कर दिया। एक महिला की आवाज ने दरवाजे से बीच में टोका। सब मुड़े। अदिति अग्रवाल दहलीज पर खड़ी थी। उसके भाव में दर्द और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था जिसे मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। अदिति, यह तुमसे संबंधित नहीं है। राजेश ने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। यह मुझसे किसी और से ज्यादा संबंधित है। अदिति दृढ़ कदमों से कार्यालय में प्रवेश किया। नलिनी मेरी बहन थी। मेरे पास एकमात्र वास्तविक परिवार था और तुमने मुझे वर्षों तक यह विश्वास दिलाया कि उसकी अकादमी खराब प्रबंधन के कारण विफल हो गई थी। तुम नहीं जानती थी। मुझे नहीं पता था कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। अदिति ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। जैसे तुमने मुझसे 30 साल के विवाह में हर बात पर झूठ बोला है। अंजलि के बारे में, इस परिवार के हर पहलू को नियंत्रित करने के तुम्हारे जुनून के बारे में, किसी भी चीज को नष्ट करने की तुम्हारी पैथोलॉजिकल जरूरत के बारे में जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते। अदिति, शांत हो जाओ। नहीं। उसकी पत्नी ने उसे उन आंखों से देखा जो नियंत्रित आंसुओं से चमक रही थीं। मैं शांत नहीं होने वाली। वर्षों तक मैंने सोचा कि मेरी बहन मरने से पहले मुझसे क्यों दूर हो गई। उसने मुझे फोन करना, मुझे लिखना, मुझ पर भरोसा करना क्यों बंद कर दिया। अब मुझे समझ में आया। उसे डर था कि तुम उसकी पोती का पता लगा लोगे।
वह मीरा की ओर मुड़ी और उसका भाव नरम पड़ गया। तुम्हारी परदादी नलिनी 3 साल पहले मर गईं। उनके आखिरी शब्द तुम्हारे बारे में थे। उन्होंने मुझसे तुम्हें खोजने के लिए कहा था, तुम्हें सच्चाई बताने के लिए, तुम्हें वह वापस देने के लिए जो तुम्हारा है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, मुझे नहीं पता था कि कहाँ ढूंढूं। नलिनी मुझे जानती थी, मीरा मुश्किल से बोल पा रही थी। वह हमेशा जानती थी। आशा देवी हर साल तुम्हारी तस्वीरें उन्हें भेजती थीं। अदिति ने अपने पर्स से एक छोटी किताब निकाली। नलिनी ने उन्हें एक एल्बम में रखा था, जिसे उन्होंने अंत तक छिपा कर रखा था। यह एल्बम उन्होंने मुझे मरने से पहले दिया था। आखिरी पन्ना देखो। कांपते हाथों से मीरा ने एल्बम खोला। पन्ने उसकी बचपन की किशोरी के रूप में अकादमी में नृत्य करती हुई तस्वीरों से भरे हुए थे, और आखिरी पन्ने पर उसकी प्यारी परपोती मीरा के लिए एक कांपते हुए हाथ से लिखा पत्र था। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि सच्चाई आखिरकार तुम्हें मिल गई है। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाई, तुम्हें गले नहीं लगा पाई, तुम्हें वह सब कुछ नहीं सिखा पाई जो मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें दूर से बड़ा होते देखा। और हर बार जब तुम नाचती थी तो मुझे तुम में तुम्हारी माँ दिखती थी, मुझे तुम में खुद दिखती थी। तुम खून से अग्रवाल हो, लेकिन तुम आत्मा से नलिनी हो। कभी किसी को यह मत छीनने देना, कभी पैसे या शक्ति को यह परिभाषित न करने देना कि तुम कौन हो। तुम्हारी गरिमा किसी भी दौलत से ज्यादा मायने रखती है। मुझे उम्मीद है कि तुम दुनिया को भी यही सिखाओगी। मेरे शाश्वत प्रेम के साथ, तुम्हारी परदादी नलिनी। मीरा के चेहरे से आंसू खुलकर बह रहे थे। जीवन भर के सवाल, खालीपन, अधूरापन महसूस करना, आखिरकार उसे जवाब मिल गए थे। यह कुछ भी नहीं बदलता। राजेश ने पल को बाधित किया। कोई कानूनी सबूत नहीं है, कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। यह एक मरी हुई बूढ़ी औरत का शब्द है, मेरे खिलाफ है। आप गलत हैं। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराया। नलिनी ने सिर्फ पत्र और तस्वीरें नहीं छोड़ी, उन्होंने एक वसीयत छोड़ी। एक वसीयत जो उनकी एकमात्र परपोती मीरा कुमारी को उनकी सभी संपत्तियों का सार्वभौमिक उत्तराधिकारी नामित करती है, जिसमें अग्रवाल एंटरप्राइजेज के मूल शेयरों का 40% भी शामिल है, जो मेरे दादा ने नलिनी को मेरे पिता द्वारा छोड़े जाने के मुआवजे के रूप में दिए थे। राजेश के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। यह असंभव है। वे शेयर दशकों पहले रद्द कर दिए गए थे, वे छिपाए गए थे, रद्द नहीं किए गए थे। अर्जुन ने एक और दस्तावेज निकाला, और अब जब मीरा बालिग है और सच्चाई सामने आ गई है तो वे शेयर कानूनी रूप से उसके हैं। मीरा दस्तावेजों को पूरी तरह से उनके अर्थ को समझे बिना देख रही थी। शेयर, विरासत। 1 घंटे पहले वह एक सफाई कर्मचारी थी, अब वह स्पष्ट रूप से एक भाग्य की वारिस थी। मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए, उसने आखिरकार कहा। मुझे इस परिवार से कुछ नहीं चाहिए, यह उनका पैसा नहीं है। अदिति ने धीरे से कहा, यह नलिनी की विरासत है, तुम्हारी विरासत, जो वह तुम्हें अपना भविष्य बनाने के लिए देना चाहती थी। और भी कुछ है। अर्जुन ने जोड़ा, नलिनी की संपत्तियों में वह जमीन भी शामिल है जहां नृत्य साधना अकादमी थी। कानूनी रूप से वह कभी उनकी नहीं हुई थी। राजेश ने जो बिक्री की थी वह धोखाधड़ी थी। मीरा ने अपने सीने में कुछ नया जन्म लेते महसूस किया। यह क्रोध या दर्द नहीं था, यह आशा थी, कुछ ऐसा फिर से बनाने की संभावना जिसे अन्यायपूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया गया था। क्या मैं अकादमी फिर से खोल सकती हूँ? उसने कांपती आवाज में पूछा। तुम इससे कहीं ज्यादा कर सकती हो। अदिति ने उसके हाथ पकड़े। तुम नलिनी के सपने को पूरा कर सकती हो, एक ऐसी जगह बना सकती हो जहां तुम जैसी लड़कियां बिना संसाधनों के लेकिन असीम प्रतिभा के साथ नाचना सीख सकें, जहां सपने पैसे की कमी के कारण न मरे। उस अंतहीन रात में पहली बार मीरा मुस्कुराई, लेकिन राजेश अग्रवाल ने अभी खत्म नहीं किया था। उसका भाव कुछ गहरा, गणनात्मक, खतरनाक में बदल गया था। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने ऐसी आवाज में कहा जिसने विनाश का वादा किया था। मैं हर दस्तावेज, हर धारा, हर पैसे के लिए लड़ूंगा, और जब मैं खत्म करूंगा तो इस तथाकथित विरासत का कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। मीरा ने ऊपर देखा और उस आदमी का सामना किया जिसने इतना कुछ नष्ट कर दिया था। क्योंकि मैं अब वह डरी हुई बच्ची नहीं हूं जो आपके फर्श साफ करती थी। मैं नलिनी देवी की परपोती हूं, और मैं वह सब कुछ वापस ले लूंगी जो आपने हमसे चुराया था। चुनौती हवा में युद्ध की घोषणा की तरह लटकी रही, और शहर में कहीं आशा देवी नामक एक बूढ़ी महिला एक बेचैन सपने से जाग उठी, यह महसूस करते हुए कि 24 साल से वह जिस पल का डर और इंतजार कर रही थी वह आखिरकार आ गया था। सच्चाई आजाद थी। अब असली लड़ाई शुरू हो रही थी। घड़ी में सुबह के 3 बज रहे थे जब मीरा आखिरकार उस छोटे से अपार्टमेंट में पहुंची जिसे वह अपनी दादी के साथ शहर के बाहरी इलाके में साझा करती थी। उसके पैर थकान से कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग रुक नहीं पा रहा था।
उस रात के हर खुलासे उसके सिर में एक बेकाबू बवंडर की तरह घूम रहे थे। किचन की लाइट जल रही थी। मीरा ने अपने पेट में एक गांठ महसूस की। उसकी दादी कभी इतनी देर तक जागती नहीं थी। उनकी दवाएं उन्हें रात 9 बजे से गहरी नींद में सुला देती थीं। उसने दरवाजा सावधानी से धकेला और आशा देवी को किचन टेबल पर एक पुराने लकड़ी के बक्से के सामने बैठा पाया। उनके झुर्रीदार हाथ ढक्कन पर रखे थे, जैसे वह दशकों से इस पल का इंतजार कर रही हो। दादी, आप जाग क्यों रही हैं? मीरा चिंतित होकर पास आई। आपको आराम करना चाहिए। मुझे पता था कि तुम सवालों के साथ आओगी। आशा देवी ने ऊपर देखा और मीरा ने उन थकी हुई आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। राहत। मुझे अपनी हड्डियों में महसूस हुआ, मेरी बच्ची, आज रात कुछ बदल गया। दादी, मुझे सच्चाई बताने की जरूरत है। मीरा उनके सामने बैठ गई। जो कुछ भी आपने 24 साल तक मुझसे छिपाया। आशा देवी ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कोई अदृश्य बोझ आखिरकार उनके कंधों से उठ गया हो। मुझे पता था कि यह दिन आएगा। मैंने तुम्हें खुद बताने की ताकत के लिए सालों तक प्रार्थना की, इससे पहले कि दूसरे इसे अपने जहरीले संस्करणों के साथ बताते। उन्होंने कांपते हुए उंगलियों से लकड़ी का बक्सा खोला। बक्से के अंदर पीली पड़ चुकी तस्वीरें थीं, फीते से बंधी चिट्ठियां और एक छोटा चांदी का लॉकेट जिसे मीरा ने कभी नहीं देखा था। यह सब क्या है? तुम्हारे असली परिवार की कहानी। आशा देवी ने एक तस्वीर ली और उसे मीरा को सौंप दिया। यह नलिनी देवी हैं। जब मैं उनसे मिली थी तब वह 19 साल की थी। मैं उनके माता पिता के घर में काम करती थी। मीरा ने तस्वीर देखी। एक खूबसूरत युवती, आंखों में जीवन की चमक और एक मुस्कान जो विजय का वादा करती थी। उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना था, कुछ ऐसा जो वह हर सुबह आईने में खुद को देखते हुए देखती थी। वह देश की सबसे प्रतिभाशाली नृत्यांगना थीं। आशा देवी ने जारी रखा, लेकिन वह सबसे दुखी महिला भी थीं, क्योंकि वह एक ऐसे आदमी से प्यार करती थीं जो बदले में उनसे प्यार नहीं कर सकता था। अमर अग्रवाल। तो उन्होंने आपको पहले ही बता दिया है? आशा देवी ने आह भरी। हाँ, अमर क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। सुंदर, करिश्माई, एक बड़ी दौलत का वारिस। नलिनी को उससे 17 साल की उम्र में प्यार हो गया और वह भी उनसे अपने तरीके से प्यार करता था। आशा देवी ने एक और तस्वीर ली। यह एक युवा व्यक्ति की थी जिसके चेहरे पर अहंकारी भाव था, लेकिन अग्रवाल परिवार के अपने उत्तराधिकारी के लिए अन्य योजनाएं थीं। एक यूरोपीय उद्यमी की बेटी से तय शादी, पैसे से पैसे की शादी, जैसा हमेशा इन परिवारों में होता आया है। तब नलिनी गर्भवती हो गई। यह एक ऐसा घोटाला था जिसने लगभग दोनों परिवारों को बर्बाद कर दिया। आशा देवी ने आंखें बंद कर लीं, याद करते हुए। नलिनी के माता पिता चाहते थे कि वह बच्चे से छुटकारा पाले। अग्रवाल परिवार ने उसे गायब करने के लिए पैसे दिए, लेकिन नलिनी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह बच्चा इतने दर्द से निकला एकमात्र शुद्ध चीज था। मीरा ने आंसू जमा होते महसूस किए, लेकिन उसे सब कुछ सुनने की जरूरत थी। और क्या हुआ? नलिनी ने शहर से दूर एक छोटे से क्लिनिक में चुपचाप जन्म दिया। मैं उस रात उनके साथ थी। मैंने उनका हाथ पकड़ा जब उन्होंने दुनिया में सबसे खूबसूरत प्राणी को लाया। आशा देवी की आवाज टूट गई। तुम्हारी मां अंजलि। नाम एक प्यार भरे स्पर्श की तरह हवा में तैर गया। नलिनी जानती थी कि वह उसे अपने पास नहीं रख सकती। आशा देवी ने जारी रखा, अगर अग्रवाल परिवार को अंजलि के अस्तित्व का पता चलता तो वे उसे सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते। वे उसे अपने सत्ता के खेल में एक मोहरा बना देते। तो उन्होंने मुझसे सबसे बड़ा एहसान मांगा जो किसी ने मुझसे कभी मांगा है, कि तुम उसे अपनी तरह पालो, मेरी तरह प्यार करो। आशा देवी ने धीरे से सुधार किया। और मैंने ऐसा किया मीरा। जिस पल अंजलि मेरी बाहों में आई, वह हर मायने में मेरी बेटी थी। मैंने उसे अपनी सारी दौलत से पाला, जो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह ईमानदार थी। मीरा ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा, झुर्रीदार त्वचा के नीचे नाजुक हड्डियों को महसूस करते हुए। क्या अंजलि सच्चाई जानती थी? मैंने उसे बताया जब वह 18 साल की हुई। आशा देवी ने सिर हिलाया। मैंने सोचा कि उसे यह जानने का हक है कि वह कहां से आई है। मैंने सोचा कि वह नलिनी से मिलना चाहेगी, अपनी विरासत का दावा करना चाहेगी, वह जीवन जीना चाहेगी जो उसे हक से मिलता था। और उसने क्या किया? एक उदास मुस्कान बूढ़ी औरत के चेहरे पर तैर गई। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि मैं ही उसकी एकमात्र मां हूं जिसकी उसे जरूरत है, कि अग्रवाल परिवार का पैसा बहुत ज्यादा दर्द से सना हुआ है, कि वह अमीर और जंजीरों में जकड़ी होने के बजाय गरीब और आजाद रहना पसंद करेगी। मीरा ने अपनी मां के लिए गर्व की एक लहर महसूस की जिसे वह कभी नहीं जान पाई। लेकिन फिर वह तुम्हारे पिता से मिली, आशा देवी ने जारी रखा। रवि कुमार, एक मैकेनिक जो उस वर्कशॉप के पास काम करता था जहां अंजलि बच्चों को नृत्य सिखाती थी। मेरी मां नृत्य सिखाती थी?
उसने नलिनी से प्रतिभा विरासत में मिली थी। आशा देवी पुरानी यादों में मुस्कुराईं। वह ऐसे नाचती थी जैसे हवा खुद रास्ता दे रही हो। ठीक तुम्हारी तरह आज रात, जैसा मैंने सुना। आप कैसे जानती हैं? क्योंकि राजेश अग्रवाल ने मुझे 3 घंटे पहले फोन किया था। आशा देवी का भाव कठोर हो गया, चिल्लाते हुए, धमकाते हुए, यह मांग करते हुए कि मैं चुप रहूं, जैसा उसने पिछले 24 सालों से किया है। उन्होंने तुम्हें इस पूरे समय धमकाया है? जिस दिन अंजलि की मृत्यु हुई तभी से। आशा देवी ने बक्से से एक चिट्ठी निकाली। यह पहली धमकी है जो मुझे मिली थी। यह तुम्हारी मां के अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद आई थी। मीरा ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली। लिखावट ठंडी, गणनात्मक, मानवता से रहित थी। श्रीमती देवी, बच्ची का अस्तित्व एक समस्या है जिसे कई तरीकों से हल किया जा सकता है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप शांत तरीका चुनें। उस प्राणी को अग्रवाल नाम के किसी भी संबंध से दूर रखें और आप दोनों अपना छोटा जीवन शांति से जी सकेंगी। अन्यथा आपको पता चलेगा कि गरीबी से भी बदतर भाग्य होते हैं। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मीरा ने दर्द के साथ क्रोध मिलाते हुए कहा। आपने मुझे यह विश्वास क्यों करने दिया कि हम सिर्फ गरीब थे, कि हमारे पास कोई नहीं था? क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा कर रही थी। आंसू आखिरकार आशा देवी के झुर्रीदार गालों से बह गए। राजेश अग्रवाल एक बेईमान आदमी है। अगर उसे पता होता कि तुम सच्चाई जानती हो तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के तरीके ढूंढता। हम दोनों को नुकसान पहुंचाने के तरीके। लेकिन हम गरीबी में जीते थे। दादी, मैंने 16 साल की उम्र से फर्श साफ करने का काम किया। मैंने नृत्य के अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि हम अकादमी का भुगतान नहीं कर सकते थे। अकादमी जिसे उसने जानबूझकर बंद कर दिया था ताकि तुम नृत्य न कर सको। आशा देवी ने खुलासा किया। जब राजेश अयामाश को पता चला कि तुम नलिनी के स्कूल में पढ़ रही हो तो उसने उसे बर्बाद करने के लिए आसमान जमीन एक कर दिया। वह तुम्हें अपनी प्रतिभा विकसित करने की अनुमति नहीं दे सकता था। वह यह जोखिम नहीं उठा सकता था कि दुनिया तुम में वही देखे जो वह देखता था, उसके परिवार के रहस्यों का जीता जागता सबूत। राजेश की क्रूरता की हद मीरा पर एक बर्फीली लहर की तरह पड़ी। यह बदकिस्मती नहीं थी, यह नियति नहीं थी, यह जानबूझकर गणनात्मक निर्दयी तोड़फोड़ थी। और भी कुछ है? आशा देवी ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। कुछ ऐसा जो अर्जुन भी नहीं जानता, कुछ ऐसा जो केवल मैं और नलिनी जानती थी। क्या? बूढ़ी औरत ने बक्से से चांदी का लॉकेट निकाला और उसे खोला। अंदर 2 छोटी तस्वीरें थीं, एक अंजलि की और दूसरी एक नवजात शिशु की। तुम्हारी मां जन्म देते हुए नहीं मरी मीरा। दुनिया थम गई। आप क्या कह रही हैं? अंजलि का प्रसव मुश्किल था, यह सच है, लेकिन वह बच गई। आशा देवी ने आंखें बंद कर लीं। जन्म के 3 दिन बाद तक वह होश में थीं। उन्होंने तुम्हें अपनी बाहों में लिया, तुम्हें गाने गाए, तुमसे वादा किया कि वह तुम्हें दुनिया देंगी। तो वह कैसे मरी? आशा देवी ने आंखें बंद कर लीं, जैसे अगले शब्द कहने के लिए बहुत भारी हों। तीसरे दिन रात को हमें एक मुलाकात मिली। राजेश अग्रवाल अस्पताल में दिखाई दिया। उसे पता चल गया था कि हम कहाँ हैं। वह वकीलों के साथ आया था, धमकियों के साथ, उन प्रस्तावों के साथ जो प्रस्तावों से ज्यादा अपमान थे। वह क्या चाहता था? तुम्हें। आशा देवी ने आंखें खोलीं और उनमें एक ऐसा दर्द था जिसे 24 साल भी नहीं मिटा पाए थे। वह तुम्हें ले जाना चाहता था। उसने कहा कि चूंकि अंजलि उससे शादी करने से इनकार कर रही थी, कम से कम बच्चे को एक अग्रवाल के रूप में पाला जाना चाहिए। वह तुम्हें अपनी मां की बाहों से छीनना चाहता था और तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, अपनी संपत्ति। और मेरी मां अंजलि ने इनकार कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि वह कभी भी उस जैसे राक्षस को अपनी बेटी को छूने की अनुमति नहीं देगी। उसने उसे ऐसी सच्चाइयां बताईं जिनकी किसी ने उसे बताने की हिम्मत नहीं की थी। और राजेश। आशा देवी रुक गईं, जारी रखने में असमर्थ। दादी, राजेश ने क्या किया? उसने उसे सीधे धमकाया। उसने कहा कि अगर वह सहयोग नहीं करती तो वह सुनिश्चित करेगा कि न तो उसका और न ही उसकी बेटी का कोई भविष्य हो। आशा देवी ने आंखें बंद कर लीं। अंजलि इतनी परेशान हो गई कि उसका रक्तचाप बढ़ गया। डॉक्टरों ने उसे स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन नुकसान हो चुका था। आप कह रही हैं कि उसने उसकी मौत का कारण बना? मैं कह रही हूं कि तुम्हारी मां तब तक ठीक हो रही थी जब तक वह नहीं आया। आशा देवी ने दृढ़ता से कहा। मैं कह रही हूं कि उस टकराव के तनाव ने ऐसी जटिलताएं पैदा की जिन्हें डॉक्टर नियंत्रित नहीं कर सके। मैं कह रही हूं कि अंजलि उस सुबह मर गई, तुम्हारा नाम फुसफुसाते हुए, मुझसे तुम्हें अग्रवाल परिवार से हर कीमत पर बचाने के लिए कह रही थी। मीरा सांस नहीं ले पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी, यह संसाधित नहीं कर पा रही थी कि जिस आदमी ने उसे उस रात अपमानित किया था वही उसकी मां की मौत का कारण बना था। आपने कभी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? एक अग्रवाल को रिपोर्ट करना? आशा देवी ने कड़वी हंसी। किस सबूत के साथ? वकीलों के लिए किस पैसे के साथ? राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि मेडिकल रिकॉर्ड ठीक वही कहें
जो वह चाहता था कि वे कहें, प्रसवोत्तर जटिलताएं, बस इतना ही। लेकिन अब गवाह हैं, अब दस्तावेज हैं, अब आशा है। आशा देवी ने अपनी पोती के हाथ पकड़े। जब नलिनी को पता चला कि राजेश ने क्या किया है तो उसने कसम खाई कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी। उसने अपने अंतिम वर्षों में सबूत इकट्ठा करने, दस्तावेज रखने, एक ऐसा मामला तैयार करने में बिताया जो उस आदमी को बर्बाद कर सके जिसने उसके परिवार को बर्बाद किया था। वसीयत तो बस शुरुआत है। आशा देवी ने बक्से के नीचे से एक मोटा लिफाफा निकाला। यह वह है जो नलिनी ने मुझे मरने से 1 सप्ताह पहले भेजा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम तैयार हो, जब तुम लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो, तो इसे तुम्हें सौंप दूं। मीरा ने लिफाफा ऐसे हाथों से खोला जो कांपना बंद नहीं कर सकते थे। अंदर कानूनी दस्तावेज थे, शपथ पत्र, मूल मेडिकल रिकॉर्ड जो आधिकारिक संस्करण का खंडन करते थे, उन नर्सों के बयान जिन्होंने अस्पताल में टकराव देखा था। नलिनी ने वर्षों तक निजी जासूसों को काम पर रखा। आशा देवी ने समझाया। उन्होंने राजेश ने क्या किया यह साबित करने के लिए आवश्यक सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक वह जीवित रहेंगी वह उन्हें चुप कराने के तरीके ढूंढते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने यह सब तुम्हारे लिए छोड़ दिया, मेरे लिए, क्योंकि तुम ही एकमात्र हो जो वह शुरू कर सकती थी, उसे खत्म कर सकती हो। तुम वैध वारिस हो, तुम उसके अपराधों का जीता जागता सबूत हो, और अब इन दस्तावेजों के साथ तुम्हारे पास उसे बर्बाद करने का हथियार है। मीरा ने अपने हाथों में कागजात देखे। वे केवल कानूनी दस्तावेज नहीं थे, वे 24 साल के अन्याय थे जो सही होने का इंतजार कर रहे थे। वे उसकी मां की आवाज थे जो परलोक से न्याय की गुहार लगा रही थी। वे एक परदादी की विरासत थे जिसने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। और भी कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है? आशा देवी ने अत्यावश्यकता से कहा। राजेश एकमात्र दुश्मन नहीं है। आपका क्या मतलब है? आज रात उसकी कॉल के बाद मुझे किसी और का फोन आया जिसने खुद को अग्रवाल एंटरप्राइजेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य बताया। उसने मुझे चेतावनी दी कि राजेश कल दोपहर में एक आपातकालीन बैठक बुला रहा है। वह नलिनी की वसीयत को अमान्य करने की कोशिश करेगा, इससे पहले कि तुम अपनी विरासत का दावा कर सको। क्या वह ऐसा कर सकता है? वह कोशिश कर सकता है। उसके पास वकील हैं, उसके पास प्रभाव है, उसके पास सिस्टम में हेर फेर करने का दशकों का अभ्यास है। आशा देवी ने अपनी पोती के हाथ कसकर पकड़े। लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। क्या? सच्चाई, और ऐसे लोग जो इसके लिए लड़ने को तैयार हैं। जैसे कि यह एक संकेत था। मीरा का फोन वाइब्रेट हुआ। यह अर्जुन का मैसेज था। मेरे चाचा अपनी चालें चल रहे हैं। कल कॉर्पोरेट मुख्यालय में आपातकालीन बैठक। अदिति और मैं तुम्हारे साथ होंगे। तुम इसमें अकेली नहीं हो। लड़ाई अभी शुरू हुई है। मीरा ने अपनी दादी को देखा, फिर दस्तावेजों को, फिर अपने फोन पर मैसेज को। 12 घंटे पहले वह एक अदृश्य सफाई कर्मचारी थी। अब वह शक्तिशाली दुश्मनों और अप्रत्याशित सहयोगियों के साथ एक वारिस थी। तुम क्या करने जा रही हो? आशा देवी ने धीरे से पूछा। मीरा दस्तावेजों को अपनी छाती से एक ढाल की तरह पकड़े हुए खड़ी हो गई। मैं ठीक वही करने जा रही हूं जो मेरी मां करती, जो मेरी परदादी ने हमेशा सपना देखा था। मैं कल उस बैठक में जाऊंगी और मैं वह दावा करूंगी जो मेरा है। पैसे के लिए नहीं, शक्ति के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि यह सही है। और अगर राजेश पलटवार करता है तो उसे पता चलेगा कि कुमारी महिलाएं हार नहीं मानती। मीरा ने अपने अंदर एक नई ताकत बढ़ती महसूस की। मेरी मां ने हार नहीं मानी, मेरी परदादी ने हार नहीं मानी, आपने 24 साल तक हार नहीं मानी, और मैं भी अब हार नहीं मानूंगी। आशा देवी उस लंबी रात में पहली बार मुस्कुराई। तुम्हारी मां तुम पर बहुत गर्व करती होगी। मुझे पता है, दादी। मीरा ने उस महिला को गले लगाने के लिए झुकी जिसने उसकी रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मुझे पता है। बाहर सूरज आसमान को सुनहरे रंगों से रंगना शुरू कर रहा था। एक नया दिन जन्म ले रहा था, और उसके साथ एक नई मीरा, एक जो अब डरती नहीं थी, एक जो आखिरकार अपनी सच्चाई जानती थी, एक जो लड़ने के लिए तैयार थी। अग्रवाल एंटरप्राइजेज की कॉर्पोरेट इमारत शहर के वित्तीय केंद्र में क्रिस्टल और स्टील के किले की तरह खड़ी थी। केंद्रित शक्ति की 40 मंजिलें, हजारों जिंदगियों को प्रभावित करने वाले फैसले, डिजिटल और भौतिक तिजोरियों में छिपे रहस्य। मीरा सड़क के उस पार से संरचना को देख रही थी, अपने पर्स में दस्तावेजों का वजन पत्थरों की तरह महसूस कर रही थी। उसके बगल में अर्जुन तनावपूर्ण भाव से अपना फोन देख रहा था। बैठक 30 मिनट में शुरू होगी, उसने ऊपर देखे बिना कहा। मेरे चाचा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों को बुलाया है। 12 लोग जो इस साम्राज्य के भाग्य को नियंत्रित करते हैं। कितने लोग हमारे साथ होंगे? ईमानदारी से मुझे नहीं पता। अर्जुन ने आखिरकार उसे देखा। अदिति का उनमें से 3 पर प्रभाव है। मेरा अन्य 2 से संबंध है, लेकिन राजेश ने दशकों से वफादारी बनाई है। कुछ उसके एहसानमंद हैं, कुछ उससे डरते हैं। और आप?
मीरा ने पूछा, आप यह क्यों कर रहे हैं? यह आपका परिवार है, आपकी विरासत, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा। उसकी निगाहें क्षितिज के किसी बिंदु पर खोई हुई थीं। जब मैं 12 साल का था तो मैंने अपने पिता को अपने स्टूडियो में रोते हुए पाया। यह एकमात्र बार था जब मैंने उन्हें रोते देखा था। मैं उनके पास गया और पूछा कि क्या हुआ। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने मुझसे क्या कहा? मीरा ने सिर हिलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने युवावस्था में अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी कि उन्होंने एकमात्र महिला को छोड़ दिया जिससे वह वास्तव में प्यार करते थे, क्योंकि उनके परिवार ने कुछ और मांगा था और वह गलती उन्हें कब्र तक सताएगी। नलिनी। उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अब मुझे पता है कि वह उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अर्जुन ने आह भरी। मेरे पिता 3 साल बाद मर गए। वह कभी उस पछतावे से उबर नहीं पाए और मेरे चाचा राजेश ने यह सुनिश्चित किया कि अग्रवाल परिवार वही रहे जो वे हमेशा से थे। एक ऐसा परिवार जो उस सब कुछ को नष्ट कर देता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए आपने अभिलेखागार की जांच की। इसीलिए मैंने पिछले 5 साल इस परिवार द्वारा छिपाए गए रहस्यों को उजागर करने में बिताए। अर्जुन उसे सीधे देखने के लिए मुड़ा। जब मैंने तुम्हें कल रात हॉल में उस असंभव लालित्य के साथ नृत्य करते देखा तो मैं तुरंत जान गया कि तुम खास हो, लेकिन मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि कितनी। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, एक वाहन उनके बगल में रुका। अदिति अग्रवाल दृढ़ भाव से नीचे उतरी। उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था जो एक घिसा पिटा चमड़े का ब्रीफकेस लिए हुए था। मीरा, अर्जुन, मैं आपको प्रशांत मेहता से मिलवाती हूँ, अदिति ने परिचय कराया। वह वकील हैं जिसे नलिनी ने 15 साल पहले अपनी वसीयत संभालने के लिए काम पर रखा था। उन्होंने अब तक सब कुछ गुप्त रखा है। मेहता ने लगभग गंभीर झुकाव के साथ मीरा की ओर हाथ बढ़ाया। कुमारी मैडम, आपसे आखिरकार मिलकर सम्मान हुआ। आपकी परदादी हमारी बैठकों में आपके बारे में लगातार बात करती थीं। उन्होंने कहा था कि एक दिन आप इस परिवार का भाग्य बदल देंगी। मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहती, मीरा ने जवाब दिया। मैं बस न्याय चाहती हूँ। कभी कभी न्याय ही सबसे बड़ा बदलाव होता है। मेहता ने बुद्धिमानी से मुस्कुराया। मेरे पास सभी कानूनी दस्तावेज तैयार हैं। नलिनी की वसीयत अकाट्य है। जो शेयर आपको मिलते हैं वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में विधिवत पंजीकृत हैं, जहां राजेश का कोई प्रभाव नहीं है। तो हम चिंतित क्यों हैं? क्योंकि राजेश कानूनी मैदान में नहीं लड़ेगा। अदिति ने हस्तक्षेप किया। वह गंदा खेलेगा। वह आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, आपकी पहचान को अमान्य करेगा, आपके वंश की वैधता पर सवाल उठाएगा। उसके पास ऐसे वकील हैं जिन्होंने दशकों तक कानून को बिना तोड़े मोड़ने का तरीका सीखा है। लेकिन हमारे पास सबूत हैं। मीरा ने अपने पर्स को छुआ। जो दस्तावेज मेरी दादी ने रखे थे, मूल मेडिकल रिकॉर्ड, शपथ पत्र जो हम सही समय पर प्रस्तुत करेंगे। मेहता ने सिर हिलाया। लेकिन पहले हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आपका संस्करण सुनने की जरूरत है। हमें उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि आप क्या हैं, नलिनी देवी की वैध वारिस और विस्तार से इस साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से की वारिस। समूह इमारत के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हर कदम के साथ मीरा ने इतिहास का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। उसकी मां ने 24 साल पहले यही रास्ता तय किया था, उन्हीं दुश्मनों का सामना किया था, उन्हीं सिद्धांतों के लिए लड़ रही थी। अंजलि उस लड़ाई में बच नहीं पाई थी, लेकिन मीरा अंजलि नहीं थी। उसके पास कुछ ऐसा था जो उसकी मां के पास कभी नहीं था। सिस्टम के भीतर सहयोगी, अकाट्य सबूत और 24 साल का जमा हुआ क्रोध, जिसका आखिरकार एक स्पष्ट लक्ष्य था। इमारत का लॉबी पॉलिश किए गए संगमरमर और आधुनिक कला का एक शानदार दृश्य था, जिसकी कीमत मीरा को 1000 जिंदगियों के काम से भी अधिक होगी। बेदाग सूट पहने अधिकारी उस कृत्रिम अत्यावश्यकता के साथ चल रहे थे जो मानते हैं कि हर सेकंड का मौद्रिक मूल्य होता है। उनमें से कई रुककर देखने लगे जब समूह गुजरा। फुसफुसाहट तालाब में लहरों की तरह फैलने लगी। अफवाहें शुरू हो चुकी हैं, अर्जुन ने देखा। दोपहर तक पूरे शहर को पता चल जाएगा कि एक अज्ञात वारिस अग्रवाल साम्राज्य के एक हिस्से का दावा कर रही है। अच्छा, मीरा ने अपनी ठुड्डी उठाई। उन्हें जानने दो। निजी लिफ्ट उन्हें 40वीं मंजिल पर ले गई, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यालय एक ऐसे स्थान पर कब्जा कर लेते थे जो आकार और भव्यता में कुछ संग्रहालयों को टक्कर देता था। एक रिसेप्शनिस्ट घबराए हुए भाव से उनका इंतजार कर रही थी। अग्रवाल मैडम। अर्जुन साहब, उसने कांपती आवाज में अभिवादन किया। अग्रवाल साहब आपसे बोर्डरूम में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उसने मीरा को अनिश्चितता से देखा। मेरे पास कुमारी मैडम के बारे में कोई निर्देश नहीं है। कुमारी मैडम मेरी व्यक्तिगत मेहमान है। अदिति ने ऐसे अधिकार से बात की जो कोई जवाब नहीं मांगता था, और उन्हें इस बैठक में उपस्थित रहने का पूरा अधिकार है। रिसेप्शनिस्ट ने तेजी से सिर हिलाया
और उन्हें एक कॉरिडोर से होते हुए ले गई जहां अग्रवाल पितृसत्ता के चित्र लगे थे। गंभीर भाव वाले पुरुष जिन्होंने हजारों अदृश्य श्रमिकों के कंधों पर भाग्य बनाया था। कॉरिडोर के अंत में मीरा एक चित्र के सामने रुकी जिसने उसकी सांस रोक दी। यह एक युवा खूबसूरत महिला थी, आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक और एक मुस्कान जो छिपे हुए रहस्यों का सुझाव देती थी। चित्र के नीचे की सुनहरी पट्टिका पर लिखा था, नलिनी देवी अग्रवाल, परोपकारी 1955 2021। नलिनी का यहाँ एक चित्र है? मीरा ने हैरान होकर पूछा। मेरे चाचा ने उनकी मृत्यु के बाद इसे लगाया था, अर्जुन ने कड़वाहट से समझाया। शुद्ध पाखंड। उन्होंने उनका जीवन बर्बाद कर दिया और फिर दिखावा बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रूप से उन्हें सम्मानित किया। या शायद यही एक अनुस्मारक है, अदिति ने धीरे से जोड़ा। उस महिला का एक अनुस्मारक जिसे वह कभी वश में नहीं कर सका, जिसने कभी उसकी क्रूरता के सामने हार नहीं मानी, जो उससे ज्यादा आजाद मर गई जितना वह कभी होगा। मीरा ने चित्र के फ्रेम को धीरे से छुआ। पहली बार उसने अपनी परदादी का पूरा चेहरा देखा और उन तेल रंगों से चित्रित आंखों में उसे वही आग मिली जो उसके अपने सीने में जल रही थी। चलो, उसने आखिरकार कहा, यह समय है कि जो उन्होंने शुरू किया था उसे खत्म करें। बोर्डरूम के दरवाजे खुले, जिससे एक ऐसी जगह का पता चला जिस पर एक अंडाकार महोगनी टेबल का वर्चस्व था जो कम से कम 50 साल पुरानी होनी चाहिए। 12 चमड़े की कुर्सियां टेबल के चारों ओर थीं, उनमें से 11 पुरुषों और महिलाओं द्वारा ऑक्यूपीड थीं, जो समान रूप से शक्ति और असहजता बिखेर रहे थे। और मुखिया पर राजेश अग्रवाल एक फंसे हुए शिकारी के भाव से इंतजार कर रहे थे। ओह ओह, उसकी आवाज एक जंग खाए चाकू की तरह हवा को काट गई। मेरी प्यारी पत्नी ने धोखेबाज को सीधे हमारी मेज पर लाने का फैसला किया। कितना मार्मिक, वह धोखेबाज नहीं है। अदिति ने अपनी निर्धारित जगह पर बैठते हुए कहा, और यह बोर्ड सुनेगा कि क्यों। इस बोर्ड के पास खोई हुई विरासतों की कल्पनाओं के लिए समय नहीं है। राजेश ने टेबल पर मुक्का मारा। मैंने यह बैठक गंभीर कंपनी मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाई थी, न कि एक सफाई कर्मचारी के भ्रम का मनोरंजन करने के लिए। पूर्व कर्मचारी, मीरा ने पहली बार बात की। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से दृढ़ थी। आपने खुद मुझे कल रात नौकरी से निकालने का प्रबंध किया था, ठीक मेरे जीवन को बर्बाद करने की धमकी देने से पहले। फुसफुसाहट टेबल पर फैल गई। बोर्ड के कई सदस्यों ने असहज निगाहों का आदान प्रदान किया। धमकियां। टेबल के पीछे बैठे एक बूढ़े आदमी ने अपनी भौं उठाई। राजेश, यह युवती किस बारे में बात कर रही है? कुछ भी प्रासंगिक नहीं। अनिल, राजेश ने एक हाथ के इशारे से खारिज कर दिया। कल रात के नृत्य के दौरान सुरक्षा के साथ उसका झगड़ा हुआ था। वह नाराज है और बदला लेना चाहती है। मैं न्याय चाहती हूं। मीरा ने सुधार किया, जो एक ही बात नहीं है। वह उस आदमी की ओर मुड़ी जिसने बात की थी। अनिल गुप्ता, उसकी सीट के सामने की पट्टिका के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिख रहा था जिसने बहुत सारे सत्ता के खेल देखे थे ताकि आसानी से धोखा खा सके। गुप्ता साहब, क्या आप नलिनी देवी को जानते थे? जो सन्नाटा छा गया वह खुलासा करने वाला था। अनिल ने जवाब देने से पहले संक्षेप में राजेश की ओर देखा। मैं उन्हें कई साल पहले जानता था। वह एक असाधारण महिला थीं। वह मेरी परदादी थीं। घोषणा कमरे में बम की तरह गिरी। बोर्ड के कई सदस्य नई दिलचस्पी के साथ आगे झुके। यह असंभव है, एक चांदी के बालों वाली महिला ने बीच में टोका। नलिनी के कभी बच्चे नहीं थे। नलिनी की 48 साल पहले चुपचाप एक बेटी हुई थी। प्रशांत मेहता आगे बढ़ा, अपना ब्रीफकेस खोलते हुए। एक बेटी जिसका नाम अंजलि था। राजेश के बड़े भाई अमर अग्रवाल के साथ उनके संबंध का फल। अमर के उल्लेख ने दृश्य प्रतिक्रियाएं पैदा की। कुछ पीले पड़ गए, कुछ ने भौहें चढ़ाईं। यह स्पष्ट था कि दिवंगत पितृसत्ता का नाम उन कॉरपोरेट पानी में अभी भी लहरें पैदा कर रहा था। अंजलि अग्रवाल, हालांकि उन्होंने कभी उस उपनाम का उपयोग नहीं किया, एक महिला आशा देवी द्वारा चुपचाप पाली गई थी। मेहता ने जारी रखा। उन्होंने रवि कुमार नामक एक व्यक्ति से शादी की और उनकी एक बेटी हुई। मीरा, वह महिला जो आपके सामने है। और इन दावों का आपके पास क्या सबूत है? राजेश ने शब्द थूक दिए। एक बूढ़ी महिला की कहानियां। मेरे पास नलिनी देवी की मूल वसीयत है, विधिवत नोटरीकृत और पंजीकृत। मेहता ने एक दस्तावेज निकाला और उसे टेबल पर रखा। एक वसीयत जो मीरा कुमारी को उनकी एकमात्र सार्वभौमिक वारिस नामित करती है। वह वसीयत धोखाधड़ी वाली है। राजेश खड़ा हो गया। नलिनी अपने आखिरी सालों में मानसिक रूप से अक्षम थीं। उन्होंने जिस भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं उसे अमान्य किया जा सकता है। अक्षम? अदिति ने कड़वी हंसी हंसी। नलिनी ने अपनी मृत्यु से 1 सप्ताह पहले तक मेरे साथ पत्राचार किया था। वह पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टवादी थीं। इसके अलावा, मेहता ने जोड़ा, मेरे पास 3 स्वतंत्र मनोचिकित्सकों के मेडिकल प्रमाणन हैं जिन्होंने नलिनी का
उनके जीवन के पिछले 5 सालों में मूल्यांकन किया था। सभी सहमत हैं कि वह अपनी मानसिक क्षमताओं के पूर्ण कब्जे में थीं। राजेश ने मुट्ठी इतनी कसकर भींची कि उसके पोर पीले पड़ गए। जो जाल उसने दशकों से तैयार किया था वह उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। हालांकि यह सब सच भी हो, बोर्ड के एक अन्य सदस्य रिया मल्होत्रा नामक एक महिला ने हस्तक्षेप किया। इस कंपनी के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है? नलिनी की वसीयत एक व्यक्तिगत मामला है, कॉर्पोरेट नहीं। इसकी पूरी प्रासंगिकता है। अर्जुन खड़ा हो गया, उस फाइल को निकाल रहा था जिसे उसने पिछली रात दिखाया था, क्योंकि नलिनी ने मीरा के लिए जो संपत्ति छोड़ी है उनमें इस कंपनी के शेयर शामिल हैं। मूल शेयर जो प्रारंभिक पूंजी का 40% दर्शाते हैं। जो सन्नाटा छा गया वह पूर्ण था। यह असंभव है। रिया पीली पड़ गई। वे शेयर दशकों पहले भंग कर दिए गए थे। वे छिपाए गए थे। अर्जुन ने सुधार किया। मेरे दादा ने उन्हें नलिनी को मुआवजे के रूप में दिया था, जब मेरे पिता ने उन्हें गर्भवती छोड़ दिया था। यह उनका तरीका था कि वह और उनकी बेटी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। लेकिन जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो राजेश ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे शेयर कभी मौजूद ही नहीं थे। क्या यह सच है? अनिल गुप्ता राजेश को ऐसे भाव से देख रहे थे जिसमें अविश्वास के साथ कुछ और खतरनाक भी था, निराशा। यह झूठ है, राजेश ने जोर दिया, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास नहीं था। एक असंतुष्ट भतीजे और एक अवसरवादी धोखेबाज की मनगढ़ंत कहानियां। तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी कि हम मूल दस्तावेज प्रस्तुत करें? मेहता ने कागजात का एक और बंडल निकाला। शेयर प्रमाण पत्र संस्थापक ऑक्टेव अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित 48 साल पहले की तारीख के साथ स्विस बैंकों में पंजीकृत हैं, जहां राजेश का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। दस्तावेज टेबल के चारों ओर हाथ से हाथ घूमते रहे। जैसे जैसे प्रत्येक सदस्य उनकी समीक्षा करता गया, राजेश की स्थिति और कमजोर होती गई। और भी कुछ है, मीरा ने बोला, यह महसूस करते हुए कि सबसे शक्तिशाली कार्ड प्रकट करने का समय आ गया है। कुछ ऐसा जो शेयरों और विरासतों से परे है। उसने अपने पर्स से वे दस्तावेज निकाले जो उसकी दादी ने उसे पिछली रात दिए थे। मेडिकल रिकॉर्ड, शपथ पत्र, जो सबूत थे कि अंजलि की मृत्यु की रात वास्तव में क्या हुआ था। मेरी मां अंजलि कुमारी प्रसवोत्तर जटिलताओं से नहीं मरी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह टूटी नहीं। वह जन्म देने के 3 दिन बाद मर गई, उस अस्पताल में राजेश अग्रवाल के साथ टकराव के बाद जहां वह ठीक हो रही थी। झूठ! राजेश ने टेबल पर मुक्का मारा। पूर्ण झूठ। मेरे पास 2 नर्सों के बयान हैं जो उस रात मौजूद थीं, मीरा ने जारी रखा। नर्सें जिन्होंने राजेश अग्रवाल को मेरी मां के कमरे में घुसते हुए देखा था, अपनी बच्ची को सौंपने की मांग करते हुए, जिन्होंने चीखें सुनी, जिन्होंने देखा कि उस टकराव के बाद मेरी मां कैसे गिर गईं। वे नर्सें पैसे के लिए जो चाहें कह सकती हैं। राजेश अपना बचाव कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर एक दृश्य पसीना आने लगा था। उनमें से एक 5 साल पहले मर गई, मीरा ने स्वीकार किया, लेकिन दूसरी जीवित है और उस रात उसने जो देखा उसके बारे में सार्वजनिक रूप से गवाही देने को तैयार है। कौन? सवाल कई होंठों से एक साथ निकला। उनका नाम सुजाता देवी है। मीरा ने सीधे राजेश की ओर देखा। वह वर्तमान में विदेश में रहती हैं, जहां आप उन तक नहीं पहुंच सकते। नलिनी ने 15 साल पहले उन्हें भागने में मदद की थी, जब आपने अतीत के गवाहों के बारे में अजीब सवाल पूछना शुरू किया था। राजेश अपनी कुर्सी पर गिर गया। नियंत्रण का सारा दिखावा छोड़ रहा था। पहली बार बोर्ड के सदस्यों ने उसे वही देखा जो वह वास्तव में था, एक हताश आदमी जिसके झूठ आखिरकार उस तक पहुंच रहे थे। इसके लिए पूरी जांच की आवश्यकता है। अनिल गुप्ता ने अधिकार के साथ बात की। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजेश अग्रवाल को उनके सभी कार्यकारी पदों से निलंबित कर दिया जाए, जब तक कि इन आरोपों की विधिवत जांच न हो जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते, राजेश गर्जा। यह कंपनी मेरी है, यह कंपनी उसके शेयरधारकों की है, रिया मल्होत्रा ने ठंडेपन से जवाब दिया। और अगर यह युवती जो कह रही है वह सच है, तो आपने दशकों से इस बोर्ड से झूठ बोला है। दूसरे प्रस्ताव एक और सदस्य ने जोड़ा। तीसरे, एक एक करके हाथ टेबल के चारों ओर उठ गए। अदिति, अर्जुन, अनिल, रिया, अन्य जिनके नाम मीरा नहीं जानती थी, लेकिन जिनके चेहरे खुलासे के प्रति वही घृणा दिखा रहे थे। जब मतदान समाप्त हुआ तो 11 सदस्यों में से 9 ने निलंबन के पक्ष में मतदान किया था। राजेश अग्रवाल, वह आदमी जिसने दशकों से इस साम्राज्य को नियंत्रित किया था, मिनटों में अपनी शक्ति खो चुका था। लेकिन जब अन्य चुपचाप जीत का जश्न मना रहे थे, तो मीरा ने कुछ ऐसा देखा जिससे वह सिहर उठी। राजेश के चेहरे पर भाव हार का नहीं था, वह गणना का था, उन योजनाओं का था जिन्हें अभी तक प्रकट नहीं किया गया था। और जब उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं, तो उसने कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसे केवल मीरा ही सुन सकी।
यह अभी खत्म नहीं हुआ है। कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें नलिनी भी नहीं जानती थी। तुम्हारे पिता के बारे में रहस्य, कि उनकी वास्तव में मृत्यु कैसे हुई। अपनी दादी से पूछो कि रवि कुमार के साथ क्या हुआ। उनसे पूछो कि उन्होंने तुम्हें उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया। इससे पहले कि मीरा जवाब दे पाती, सुरक्षा गार्ड राजेश को कमरे से बाहर ले गए, लेकिन उसके शब्द जीत की हवा को नए सवालों से जहर देते रहे। उसके पिता रवि कुमार, वह आदमी जिसके बारे में उसकी दादी कभी बात नहीं करती थी, वह आदमी जिसके अस्तित्व पर मीरा ने कभी सवाल न उठाने की आदत डाल ली थी, उसे और क्या छिपाया गया था और कौन से रहस्य परछाइयों में इंतजार कर रहे थे। और सबसे परेशान करने वाली बात, राजेश कमरे से बाहर निकलते समय मुस्कुरा क्यों रहा था, जैसे उसे कुछ ऐसा पता था जो सब कुछ बदल देगा। दिन की लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन युद्ध अभी शुरू हुआ था। राजेश के शब्द मीरा के दिमाग में गूंजते रहे, जबकि लिफ्ट कॉर्पोरेट इमारत की 40 मंजिलें नीचे उतर रही थी। अपनी दादी से पूछो कि रवि कुमार के साथ क्या हुआ। उनसे पूछो कि उन्होंने तुम्हें उसके बारे में कभी क्यों नहीं बताया। उसके पिता, वह आदमी जो केवल एक घिसी हुई तस्वीर में मौजूद था, जिसे उसकी दादी एक दराज के निचले हिस्से में रखती थी। वह आदमी जिसका नाम आशा देवी दर्द और कुछ और के मिश्रण से लेती थी, जिसे मीरा कभी पहचान नहीं पाई थी। क्या तुम ठीक हो? अर्जुन की आवाज ने उसकी सोच को बाधित किया। नहीं, मीरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। राजेश ने जाने से पहले कुछ कहा, मेरे पिता के बारे में कुछ। अदिति और अर्जुन ने एक नजर का आदान प्रदान किया, जिसे अनदेखा नहीं किया गया। क्या आप लोग कुछ जानते हैं? मीरा ने उन्हें सीधे चुनौती दी। क्या आप जानते हैं कि रवि कुमार के साथ क्या हुआ? लिफ्ट में सन्नाटा असहनीय हो गया। आखिरकार अदिति बोली, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हम भी पूरी तरह से नहीं जानते मीरा, लेकिन अगर राजेश ने तुम्हारे पिता का उल्लेख किया तो इसका मतलब है कि उसके पास ऐसी जानकारी है जिसे वह हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। मुझे अभी अपनी दादी से बात करनी है। अपार्टमेंट तक का रास्ता उसके जीवन का सबसे लंबा सफर था। हर ट्रैफिक लाइट, हर मोड़, हर सेकंड ऐसे खिंच रहा था जैसे समय खुद उसे प्रताड़ित करना चाहता हो। जब वह आखिरकार पहुंची तो मीरा व्यावहारिक रूप से दरवाजे की ओर भागी। आशा देवी ठीक वहीं बैठी थीं जहां उसने उन्हें उस सुबह छोड़ा था, जैसे वह घंटों से हिली भी न हो। लकड़ी का बक्सा अभी भी उनके सामने खुला था, लेकिन अब टेबल पर एक और चीज थी, एक पीला लिफाफा जिसे मीरा ने कभी नहीं देखा था। मुझे पता था कि तुम और सवालों के साथ वापस आओगी, आशा देवी ने ऊपर देखे बिना कहा। मैंने उन्हें तुम्हारी आंखों में देखा था जब तुम आज सुबह गई थी, लेकिन मुझे और समय मिलने की उम्मीद थी। दादी, मेरे पिता के साथ क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने आंखें बंद कर लीं, जैसे सवाल एक शारीरिक प्रहार हो। रवि, उन्होंने नाम को एक प्रार्थना की तरह फुसफुसाया। मेरा प्यारा रवि। आपका प्यारा? मीरा उनके सामने बैठ गई। आप उनके बारे में मुश्किल से बात करती हैं। 24 साल में आपने मुझे केवल एक तस्वीर दिखाई है। मैंने हमेशा सोचा था कि यह इसलिए था क्योंकि उन्हें याद करने से आपको दर्द होता था। मुझे दर्द होता है क्योंकि उनकी मृत्यु मेरी गलती थी। शब्द एक शांत झील में पत्थरों की तरह गिरे, ऐसी लहरें पैदा कर रहे थे जो सब कुछ डुबोने की धमकी दे रही थीं। आप किस बारे में बात कर रही हैं? आशा देवी ने आखिरकार आंखें खोली। वे आंसुओं से भरी हुई थीं, जो दशकों से बहने का इंतजार कर रही थीं। रवि कुमार केवल अंजलि का पति नहीं था, वह मेरा बेटा था। मीरा, मेरा एकमात्र जैविक बेटा। दुनिया थम गई। मीरा ने महसूस किया कि उसके पैरों तले की जमीन गायब हो रही है, कि वास्तविकता खुद हजारों टुकड़ों में बिखर रही है जिन्हें फिर से नहीं जोड़ा जा सकता था। यह सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह निकली। अंजलि मेरी मां थी। आपने अंजलि को पाला था। अगर रवि आपका बेटा था तो इसका मतलब होगा कि मेरे माता पिता गोद लिए गए भाई बहन थे। आशा देवी ने पूरा किया। अंजलि मेरे जीवन में तब आई जब रवि 5 साल का था। मैंने उन्हें भाई बहन की तरह पाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि सच्चाई जितनी कोई कल्पना कर सकता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। आशा देवी ने पीला लिफाफा लिया और उसे अपनी छाती से लगाया। रवि हमेशा जानता था कि अंजलि को गोद लिया गया था। वह हमेशा जानता था कि वे खून साझा नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे तुम्हें उम्मीद कर रहे हैं, तो राजेश अग्रवाल एक अभिशाप की तरह हमारे जीवन में आया। राजेश मेरे पिता को जानता था। राजेश अंजलि को अपने लिए चाहता था। जब उसने उसे अस्वीकार कर दिया और रवि को चुना, तो उसका अभिमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हमारे परिवार की जांच शुरू कर दी। कुछ भी ढूंढ रहा था जिसका वह उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। आशा देवी ने कांपते हुए हाथों से लिफाफा खोला और कई सिकुड़े हुए दस्तावेज निकाले। उसे पता चला कि रवि को युवावस्था में कानून के साथ कुछ समस्याएं हुई थीं,
छोटे मोटे चोरियां मुझे बिलों का भुगतान करने में मदद करने के लिए जब मैं बीमार थी। कुछ भी गंभीर नहीं, लेकिन राजेश के लिए उसे धमकी देने के लिए पर्याप्त था। किस तरह की धमकी? उसने रवि से कहा कि अगर वह अंजलि के जीवन से गायब नहीं होता तो वह उसे सालों तक जेल में डलवा देगा। उसके पास न्यायिक प्रणाली में संपर्क थे, वह सबूत गढ़ सकता था, गवाहों में हेरफेर कर सकता था। रवि एक विनम्र आदमी था जिसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। आंसू अब आशा देवी के झुर्रीदार गालों से खुलकर बह रहे थे। मेरा बेटा उस रात मेरे पास तबाह होकर आया। उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने मुझसे कहा कि राजेश ने उसे एक अल्टीमेटम दिया था, अंजलि से हमेशा के लिए दूर रहना या ऐसी सजा का सामना करना जो उसके फीके आता है किसी भी भविष्य को बर्बाद कर देगा। और उसने क्या फैसला किया? उसने रुकने का फैसला किया। आशा देवी आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराईं। उसने मुझसे कहा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी एक कोठरी में बिताना पसंद करेगा, बजाय उस महिला को छोड़ने के जिससे वह प्यार करता था और उस बच्चे को जो आने वाला था। उसने कहा कि सच्चा प्यार बड़े बटुए वाले छोटे पुरुषों की धमकियों के सामने हार नहीं मानता। मीरा ने महसूस किया कि उसके अपने चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह पिता जिसे वह कभी नहीं जान पाई, सिद्धांतों वाला, साहसी, अटूट प्रेम वाला आदमी था। उसके बाद क्या हुआ? अंजलि ने जन्म दिया। 3 दिनों तक वे दुनिया के सबसे खुश माता पिता थे। रवि तुम्हें घंटों गोद में रखता, तुम्हें गाने गाता जो उसने खुद बनाए थे। वह कहता था कि तुम सबसे खूबसूरत चमत्कार थीं जिसे उसने कभी देखा था। आशा देवी की आवाज पूरी तरह से टूट गई। और फिर राजेश अस्पताल में दिखाई दिया। उसने तुम्हें ले जाने की मांग की, अंजलि को धमकाया। उसने उस संकट को भड़काया जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन वह उस रात उसकी एकमात्र क्रूरता नहीं थी। उसने और क्या किया? जब डॉक्टर अंजलि को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो राजेश ने अस्पताल के गलियारे में रवि का सामना किया। उसने रवि से कहा कि यह सब उसकी गलती थी, कि अगर उसने समझौता स्वीकार कर लिया होता, अगर वह गायब हो गया होता जैसा उसे करना चाहिए था, तो अंजलि जीवित होती, कि उसका खून उसके हाथों पर था। आशा देवी ने लिफाफे से एक मुड़ी हुई शीट निकाली। यह वह नोट है जिसे रवि ने उस रात छोड़ा था। मुझे वह उसके पास मिला, पहले ही निर्जीव। मीरा ने कांपते हाथों से कागज लिया जो कांपना बंद नहीं कर सकते थे। लिखावट कांपती हुई थी, उस पर दशकों पुराने सूखे आंसुओं के निशान थे। माँ, मुझे माफ करना कि मैं मजबूत नहीं था। मुझे माफ करना कि मैंने उस आदमी के शब्दों पर विश्वास किया। अंजलि चली गई और मेरी आत्मा को अपने साथ ले गई। मैं यह जानकर जी नहीं सकता कि मेरे प्यार ने उसकी जान ले ली। मैं ऐसी दुनिया में नहीं जी सकता जहां वह नहीं है। मीरा का ख्याल रखना, उसे बताना कि उसके पिता ने उसे पहली बार गोद में लेने के बाद से ही उससे प्यार किया था। उसे बताना कि वह सबसे गहरे अंधेरे में सबसे चमकदार रोशनी थी। और कृपया उसे कभी मत बताना कि मैं कैसे खत्म हुआ। मैं नहीं चाहता कि वह मेरी कायरता की छाया के साथ बड़ी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं माँ, और मैं अंजलि से हमेशा प्यार करूंगा। रवि। मीरा सांस नहीं ले पा रही थी। उस कागज पर लिखे शब्द नष्ट हुए प्यार, क्रूर हेरफेर, एक दिल टूटे आदमी की कहानी बता रहे थे जिसे एक हृदयहीन राक्षस ने तबाह कर दिया था। मेरे पिता दर्द सहन नहीं कर सके और चल बसे। शब्द एक दबी हुई फुसफुसाहट की तरह निकले। राजेश अग्रवाल ने उससे जीने की इच्छा छीन ली। आशा देवी ने दशकों से नियंत्रित क्रोध से भरी आवाज में सुधार किया। उसने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अंजलि की मौत के लिए दोषी था। उसने उसे ऐसे शब्दों से नष्ट कर दिया जो किसी भी हथियार से ज्यादा घातक थे। आपने इसे गुप्त क्यों रखा? क्योंकि रवि ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि तुम कभी सच्चाई न जानो। वह तुम्हें बचाना चाहता था, यहां तक कि मौत में भी। लेकिन मुझे जानने का हक था। मीरा ने दर्द के साथ क्रोध मिलाते हुए कहा। मुझे अपने पिता को जानने का हक था, यह समझने का हक था कि मैं उनके बिना क्यों बड़ी हुई। मुझे पता है। आशा देवी ने सिर झुकाया। और इन 24 सालों में हर दिन उस अपराध बोध ने मुझे खाया है। लेकिन मुझे बहुत डर था मीरा, डर था कि सच्चाई तुम्हें बर्बाद कर देगी जैसे उसने रवि को बर्बाद किया। डर था कि राजेश तुम्हें नुकसान पहुंचाने के नए तरीके ढूंढ लेगा अगर तुम बहुत ज्यादा जानती हो। जो सन्नाटा छा गया वह सबसे दर्दनाक था जिसका मीरा ने अनुभव किया था। उसके जीवन, उसके परिवार, उसकी अपनी पहचान के बारे में वह सब कुछ जो वह जानती थी घंटों के भीतर ढह गया था। लेकिन उस दर्द के बीच कुछ और उभरने लगा था, कुछ ऐसा जो उदासी से ज्यादा मजबूत था, निराशा से ज्यादा शक्तिशाली था। दृढ़ संकल्प। राजेश अग्रवाल ने मेरे पिता को नष्ट कर दिया। मीरा ने ऐसी आवाज में बात की जो हर शब्द के साथ ताकत हासिल कर रही थी। मेरी मां की मौत का कारण बना, मेरी परदादी के जीवन को बर्बाद कर दिया। उसने तुम्हें दशकों तक डर में जीने के लिए मजबूर किया और फिर भी उसमें मुझे धमकाने की हिम्मत है। मीरा, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूं कि अब समय आ गया है कि कोई उसे रोके। मीरा का फोन उसी क्षण बजा।
यह एक अज्ञात नंबर था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कोड था। उसने जवाब देने से पहले एक पल के लिए झिझका। मीरा कुमारी? एक विदेशी लहजे वाली महिला की आवाज ने पूछा। मेरा नाम सुजाता देवी है। अदिति अग्रवाल ने कुछ घंटे पहले मुझसे संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि आखिरकार सच्चाई बताने का समय आ गया है। मीरा का दिल तेज हो गया। वह नर्स जिसने सब कुछ देखा था, वह गवाह जो 15 सालों से छिपा हुआ था। सुजाता देवी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे पता है प्यारी, इसलिए मैं फोन कर रही हूं। सुजाता देवी की आवाज हल्की सी कांपी। उस रात के बारे में कुछ बातें हैं जिन्हें कोई और नहीं जानता, कुछ बातें जिन्हें मैंने बहुत लंबे समय तक छिपा कर रखा है क्योंकि मुझे डर था। किस तरह की बातें? राजेश अग्रवाल ने केवल अपनी धमकियों से तुम्हारी मां के संकट को भड़काया नहीं था, उसने कुछ और भी किया था, कुछ ऐसा जो आशा देवी भी नहीं जानती। मीरा ने अपनी दादी को देखा जो भ्रम के भाव से बातचीत सुन रही थीं। उसने क्या किया? उसने डॉक्टरों में से एक को रिश्वत दी ताकि समय पर हस्तक्षेप न करे। उसने अंजलि को मरने के लिए पैसे दिए। मीरा, और मेरे पास सबूत हैं। दुनिया उस अंतहीन दिन में तीसरी बार रुक गई। आपके पास सबूत हैं? रिकॉर्डिंग। डॉक्टर ने 3 साल पहले मरने से पहले मुझे सब कुछ कबूल कर लिया था। वह अपराधबोध से ग्रसित था। उसने मुझे टेप दिए जहां वह कबूल करता है कि उसने क्या किया और किसने उसे भुगतान किया। मैंने इन सभी सालों तक उन्हें सही समय का इंतजार करते हुए रखा है। अब क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं प्यारी। डॉक्टर मुझे 1 साल से कम का समय दे रहे हैं और मैं न्याय किए बिना इस दुनिया से नहीं जाना चाहती। सुजाता देवी की आवाज मजबूत हुई। तुम्हारी परदादी नलिनी ने मेरी जान बचाई थी जब राजेश ने मुझे ढूंढना शुरू किया था। उन्होंने मुझे छिपाया, मेरी रक्षा की, मुझे एक नई पहचान दी। मैं उनकी हणी हूं और उन्हें चुकाने का सबसे अच्छा तरीका उनकी परपोती को वह खत्म करने में मदद करना है जो उन्होंने शुरू किया था। आप कहाँ हैं? मैं आज रात उड़ान भर रही हूं, कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। अदिति मुझे हवाई अड्डे पर लेने आएगी। सुजाता देवी इतने सालों बाद वापस लौटने का जोखिम क्यों उठा रही हैं? क्योंकि कुछ सच्चाइयां डर से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं मीरा, और क्योंकि मैं राजेश अग्रवाल की आंखों में देखना चाहती हूं जब वह आखिरकार गिरेगा। कॉल खत्म हो गई। मीरा को फोन ऐसे पकड़े हुए छोड़ गई जैसे वह एक बम हो जो फटने वाला हो। क्या कहा? आशा देवी ने कांपती आवाज में पूछा कि राजेश ने केवल मेरी मां की मौत का कारण नहीं बना, उसने उसकी योजना बनाई थी। उसने पैसे दिए थे ताकि ऐसा हो। आशा देवी से जो चीख निकली वह सबसे दिल दहला देने वाली आवाज थी जो मीरा ने अपने जीवन में सुनी थी। 24 साल का दर्द, संदेह, अपराध बोध, आखिरकार एक राक्षसी स्पष्टीकरण मिल गया था। मेरी बच्ची, आशा देवी सिसक रही थी, मेरी अंजलि, उसने उसकी मौत का कारण बना। मीरा ने अपनी दादी को कसकर गले लगाया, हर सिसकी के साथ उनके नाजुक शरीर को हिलते हुए महसूस किया। उस पल में कोई वारिस नहीं थी, कोई दौलत नहीं थी, कोई कॉरपोरेट लड़ाई नहीं थी, केवल 2 टूटी हुई महिलाएं थीं, दशकों के नुकसान से जुड़ी हुई थीं, आखिरकार उस बुराई की हद को समझ रही थीं जिसका उन्होंने सामना किया था। लेकिन दर्द, चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, उस चीज को रोक नहीं सकता था जो पहले ही गति में थी। मीरा का फोन अर्जुन के मैसेज से वाइब्रेट हुआ। बुरी खबर, राजेश ने कल दोपहर के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वह सार्वजनिक रूप से पलटवार करने वाला है। वह कहता है कि उसके पास ऐसे खुलासे हैं जो तुम्हारी विश्वसनीयता को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। हमें तैयारी करने की जरूरत है। मीरा ने मैसेज पढ़ा और अपने अंदर कुछ बदलते हुए महसूस किया। घंटों पहले उसे जो डर महसूस हुआ था वह कुछ पूरी तरह से अलग में बदल गया था। संकल्प, दादी, उसने दृढ़ आवाज में कहा, कल हम इसे खत्म करेंगे। कल राजेश अग्रवाल उन सभी लोगों का सामना करेगा जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था, और अपने जीवन में पहली बार वह हारेगा। आशा देवी ने उसे अभी भी नम आंखों से देखा, लेकिन उनमें कुछ नया था। आशा, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत गर्व करते होंगे, उन्होंने फुसफुसाया। मुझे पता है दादी। मीरा ने उनके हाथ कसकर पकड़े। और कल मैं उनकी याद का सम्मान उसी तरीके से करूंगी जो मैं जानती हूं, अंत तक सच्चाई के लिए लड़ते हुए। बाहर रात शहर पर एक काले कंबल की तरह उतर रही थी, लेकिन मीरा को अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि सबसे लंबी रात के बाद हमेशा सुबह होती है, और कल की सुबह न्याय लाएगी या विनाश, केवल समय ही बताएगा। जब मीरा अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन के लिए तैयार हुई तो भोर ने आसमान को सुनहरे रंगों से रंग दिया। वह सोई नहीं थी। रात का हर घंटा दस्तावेजों की समीक्षा करने, सबूतों को व्यवस्थित करने और उन शब्दों को तैयार करने के लिए समर्पित था जो आखिरकार राजेश अग्रवाल द्वारा नष्ट किए गए सभी लोगों को न्याय दिलाएंगे। आशा देवी उसे कमरे की दहलीज से देख रही थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उनमें कुछ ऐसा भरा था जो मीरा ने सालों से नहीं देखा था। शांति,
तुम बिल्कुल उसकी जैसी दिखती हो, बूढ़ी औरत ने फुसफुसाया। अंजलि की भी वैसी ही नजर थी जब वह कुछ तय कर लेती थी, जैसे पूरी दुनिया ढह जाए और वह खड़ी रहेगी। मैंने उन सबसे मजबूत महिलाओं से सीखा है जिन्हें मैं जानती हूं। मीरा उसे गले लगाने के लिए पास आई। आपसे, मेरी मां से, नलिनी से, वह सारी ताकत मेरी रगों में दौड़ रही है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैं डरी हुई हूं, मीरा ने स्वीकार किया। लेकिन डर अब मुझे नियंत्रित नहीं करता, अब मैं उसे नियंत्रित करती हूं। फोन अदिति के मैसेज से वाइब्रेट हुआ। सुजाता आ गई है, हम रास्ते में हैं। राजेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 घंटे में शुरू हो रही है। इस कहानी का अंत लिखने का समय आ गया है। मीरा जब अपनी दादी, अर्जुन, अदिति, वकील मेहता और एक बूढ़ी महिला के साथ मेट्रोपॉलिटन कन्वेंशन सेंटर पहुंची तो वहां हलचल थी, जो कठिनाई से चल रही थी, लेकिन अटूट दृढ़ संकल्प के साथ। सुजाता देवी। सभी प्रमुख मीडिया के पत्रकार मुख्य सभागार में जमा थे, जहां राजेश अग्रवाल ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कैमरे खाली पोडियम की ओर इशारा कर रहे थे। उस आदमी का इंतजार कर रहे थे जिसने विस्फोटक खुलासे का वादा किया था। क्या योजना है? अर्जुन ने पूछा, जबकि वे एक निजी कमरे से भीड़ को देख रहे थे। हम राजेश को पहले बोलने देंगे, मीरा ने जवाब दिया। उसे अपने सभी झूठ कहने दो, उसे मुझे सार्वजनिक रूप से नष्ट करने की कोशिश करने दो, और फिर जब उसे लगे कि उसने जीत लिया है तो हम उससे सब कुछ छीन लेंगे। यह जोखिम भरा है, मेहता ने चेतावनी दी। अगर उसके आरोप विश्वसनीय हैं तो जनता की राय हमारे जवाब देने से पहले ही तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। सच्चाई हमेशा झूठ से ज्यादा शक्तिशाली होती है। सुजाता देवी ने पहली बार बात की। उनकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। मैंने इस पल के लिए 15 साल इंतजार किया है, कुछ और मिनट कुछ भी नहीं बदलेंगे। ठीक 12 बजे राजेश अग्रवाल पोडियम पर चढ़े। उन्होंने एक बेदाग सूट पहना था और उनका भाव एक ऐसे आदमी का था जो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त था। कैमरे उनकी हर हरकत को कैद कर रहे थे, जबकि उन्होंने अपना गला साफ किया। देवियों और सज्जनों, प्रेस के सदस्यों, आज मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उन्होंने गूंजती आवाज में शुरू किया। पिछले 48 घंटों से मेरे परिवार और मेरी कंपनी पर उन व्यक्तियों द्वारा बदनामी अभियान चलाया गया है जो उस पर कब्जा करना चाहते हैं, जो उनका नहीं है। उन्होंने एक नाटकीय विराम लिया, जिससे कैमरों ने उनके नकली आक्रोश के भाव को कैद किया। मीरा कुमारी नामक एक युवती, मेरे एक होटल की सफाई कर्मचारी, ने कथित तौर पर कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जो उसे मेरे परिवार से जोड़ते हैं। वह एक भाग्य की वारिस होने का दावा करती है, जिसे उसके अनुसार उससे चुराया गया था। उनके पीछे की स्क्रीन पर मीरा की उसकी काम की वर्दी में तस्वीरें दिखाई गईं, लेकिन मेरे पास अकाट्य सबूत हैं कि यह महिला एक धोखेबाज है। उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मनगढ़ंत हैं। जिस वसीयत का वह दावा करती है वह धोखाधड़ी से बनाई गई थी, और जो लोग उसे समर्थन दे रहे हैं, जिसमें मेरी अपनी पत्नी और भतीजा भी शामिल हैं, उसके झूठ से हेर फेर किए गए हैं। राजेश ने एक फाइल निकाली और उसे नाटकीय रूप से हवा में उठाया। यहां मेरे पास सबूत हैं कि मीरा कुमारी का धोखाधड़ी वाले व्यवहार का इतिहास है, रिकॉर्ड जो दर्शाते हैं कि उसने अतीत में अन्य धनी परिवारों को धोखा देने की कोशिश की है। यह महिला एक खोई हुई वारिस नहीं है, यह एक अपराधी है जिसने धोखे की कला में महारत हासिल की है। फुसफुसाहट सभागार में फैल गई। पत्रकार अपनी नोटबुक में तेजी से लिख रहे थे। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं मीरा कुमारी और उसके सभी सहयोगियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई करूंगा। सच्चाई हमेशा झूठ पर विजय पाती है और आज सच्चाई जीतने वाली है। अग्रवाल साहब, मीरा की आवाज बिजली की तरह हवा को काट गई। सभी सिर सभागार के बगल के प्रवेश द्वार की ओर मुड़े, जहां वह दृढ़ कदमों से मंच की ओर चल रही थी। उसके साथ उसके सहयोगियों का समूह था। यह क्या है? राजेश एक पल के लिए अपना संयम खो गया। सुरक्षा, इस महिला को बाहर निकालो। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपनी आवाज उठाई। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया सुने कि वास्तव में क्या हुआ था। मीरा बिना रुके मंच पर चढ़ गई। सुरक्षा गार्ड हिचकिचाए। कैसे आगे बढ़ना है, इस पर भ्रमित थे। सभागार में तनाव बिजली जैसा था। देवियों और सज्जनों, प्रेस के सदस्यों, मीरा ने सीधे कैमरों से बात की। मेरा नाम मीरा कुमारी है और हाँ, 2 दिन पहले तक मैं ताज पैलेस होटल में सफाई कर्मचारी थी, लेकिन यह मेरी पूरी कहानी नहीं है। वह राजेश की ओर सीधे देखने के लिए मुड़ी। मेरी परदादी का नाम नलिनी देवी था। वह अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली नृत्यांगना थी। मेरी दादी का नाम आशा देवी है। उन्होंने अपना जीवन मुझे आप जैसे पुरुषों से बचाने के लिए समर्पित किया है। मेरी मां का नाम अंजलि कुमारी था और आपने उसकी मौत का कारण बना। सभागार में चीखें गूंज उठीं। राजेश स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया। यह एक हास्यास्पद आरोप है। उसने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। आप इस महिला को अनुमति नहीं दे सकते कि। मेरे पास सबूत हैं। मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। और मेरे पास गवाह हैं।
उसने प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। सुजाता देवी धीरे धीरे मंच की ओर चली। उनके हर कदम की गूंज सभागार में छाए पूर्ण सन्नाटे में सुनाई दे रही थी। मेरा नाम सुजाता देवी है। उसने सीधे कैमरों से बात की। 30 साल तक मैं केंद्रीय अस्पताल में नर्स थी। 24 साल पहले मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे तब से हर रात सताया है। इस महिला की कोई विश्वसनीयता नहीं है। राजेश ने हताशा में बीच में टोका। उसे अक्षमता के कारण निकाल दिया गया था। मुझे इसलिए निकाला गया था क्योंकि मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया था। सुजाता देवी ने शांति से जवाब दिया। जो आपने अंजलि कुमारी के साथ किया था उसके बारे में। उसने अपने पर्स से एक छोटा उपकरण निकाला। यह डॉ. एमिलियो वर्मा की रिकॉर्डिंग है। वह डॉक्टर जिसने उस रात अंजलि का इलाज किया था। उसने मुझे 3 साल पहले मरने से पहले यह दिया था। उसे अपने किए पर अपराधबोध खा रहा था। उसने प्ले बटन दबाया। दिवंगत डॉक्टर की आवाज सभागार में भर गई। सुजाता, मैं अब इसके साथ नहीं जी सकता। राजेश अग्रवाल ने मुझे 50 रुपए दिए ताकि मैं अंजलि कुमारी को जटिलताएं होने पर हस्तक्षेप न करूं। उसने मुझसे कहा कि अगर वह मर जाती है तो वह सुनिश्चित करेगा कि मेरा करियर फले फूले। अगर वह जीवित रहती है तो वह सब कुछ नष्ट कर देगा जो मैंने बनाया था। मैं युवा था, मैं कायर था और मैंने अपने जीवन का सबसे भयानक फैसला लिया। मैंने पैसे के लिए एक निर्दोष महिला को मरने दिया। भगवान मुझे माफ कर दे क्योंकि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो सन्नाटा छा गया वह विनाशकारी था। राजेश अग्रवाल लकवाग्रस्त था। उसका चेहरा डर का मुखौटा था जबकि वह अपनी दुनिया को वास्तविक समय में ढहते हुए देख रहा था। यह एक जालसाजी है, उसने हकलाया। उस रिकॉर्डिंग में हेरफेर किया गया था। हमारे पास बैंक रिकॉर्ड भी हैं जो स्थानांतरण दिखाते हैं। मेहता ने पास के पत्रकारों को दस्तावेज सौंपते हुए हस्तक्षेप किया। डॉ. वर्मा के खाते में जमा किए गए। अंजलि कुमारी की मृत्यु के 3 दिन बाद। स्रोत अग्रवाल इन्वेस्टमेंट्स का एक कॉर्पोरेट खाता। और भी कुछ है, मीरा ने जारी रखा। मेरी मां की मौत का कारण बनने के बाद आपने मेरे पिता को मानसिक रूप से नष्ट कर दिया। आशा देवी आगे बढ़ी, रवि की चिट्ठी को कांपते हाथों से पकड़े हुए। मेरा बेटा रवि कुमार अंजलि का पति था। उसकी आवाज टूट रही थी लेकिन वह रुकी नहीं। राजेश अग्रवाल ने उस पर अपनी पत्नी की मौत का दोषी होने का आरोप लगाया। उसने उसे धमकाया। उसने उसे शब्दों से तब तक प्रताड़ित किया जब तक रवि और सहन नहीं कर सका। आंसू बूढ़ी औरत के गालों से बह रहे थे जबकि वह अपने बेटे की चिट्ठी के अंश जोर से पढ़ रही थी। सभागार पूरी तरह से शांत था। कई पत्रकार खुलेआम रो रहे थे। यह आदमी, आशा देवी ने राजेश की ओर इशारा किया, उसने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। उसने मेरी पोती की मां को नष्ट कर दिया। उसने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया। उसने मुझे 24 साल तक डर में जीने के लिए मजबूर किया और यह सब इसलिए क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि एक महिला ने उसे अस्वीकार कर दिया। मीरा ने आखिरी बार माइक्रोफोन लिया। राजेश अग्रवाल एक सम्माननीय व्यवसायी नहीं है। वह इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार है जिसने दशकों से न्याय से बचने के लिए अपने पैसे और शक्ति का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज इन सभी कैमरों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, सच्चाई आखिरकार सामने आ गई है। वह कैमरों की ओर मुड़ी। मेरी परदादी नलिनी देवी ने अपने अंतिम वर्षों को इस क्षण के लिए सबूत इकट्ठा करने में समर्पित किया था। वह जानती थी कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी और उसने अपनी विरासत मुझे इसलिए नहीं छोड़ी कि मैं बदला लूं, बल्कि इसलिए कि मैं इतनी विनाश की राख पर कुछ बेहतर बनाऊं। उसकी आवाज हर शब्द के साथ ताकत हासिल कर रही थी। मैं नलिनी की विरासत का उपयोग नृत्य साधना अकादमी को फिर से बनाने के लिए करूंगी। एक ऐसी जगह जहां तुम जैसी लड़कियां और लड़के बिना संसाधनों के लेकिन असीम प्रतिभा के साथ नाचना सीख सकें, सपना देखना सीख सकें, यह विश्वास करना सीख सकें कि उनकी प्रतिभा किसी भी प्रमाण पत्र से ज्यादा मूल्यवान है। एक ऐसी जगह जो मेरी मां, मेरे पिता और उन सभी की याद का सम्मान करती है जिन्हें उन पुरुषों द्वारा चुप करा दिया गया था जो मानते हैं कि पैसा अपराध से मुक्ति खरीद सकता है। कैमरे हर पल को कैद कर रहे थे जबकि राजेश अग्रवाल गतिहीन, पूरी तरह से हारा हुआ खड़ा था। अग्रवाल साहब, मीरा ने उसे सीधे देखा। 2 रात पहले आपने मुझसे कहा था कि मुझ जैसे लोग, केवल आप जैसे लोगों के फर्श साफ करने के लिए मौजूद हैं, कि कत्थक विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए था और पोंछा दूसरों के लिए था। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ी, लेकिन आप गलत थे क्योंकि इस सफाई कर्मचारी ने अभी पूरी दुनिया के सामने आपके सभी झूठों को मिटा दिया है और जब न्याय आपसे निपट जाएगा तो आप ही होंगे जिसे एक कोठरी का फर्श साफ करना सीखना होगा। सभागार के पीछे से धीरे धीरे तालियां बजनी शुरू हुईं। 1, 2, 10, 100 लोग खड़े थे, उस महिला को सलाम कर रहे थे जिसने एक दिग्गज का सामना किया था और जीत गई थी। बाहर पुलिस सायरन सुनाई दिए।
अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के साथ सभागार में घुस आए। राजेश अग्रवाल को उन्हीं कैमरों के सामने हथकड़ी लगाई गई जिन्हें उसने मीरा को नष्ट करने के लिए बुलाया था। जैसे उसे ले जाया जा रहा था, उसकी आंखें आखिरी बार उसकी आंखों से मिलीं। उस नजर में अब अहंकार नहीं था, केवल पूर्ण हार थी। यह खत्म नहीं हुआ है, उसने फुसफुसाया। हाँ, मीरा ने शांति से जवाब दिया। यह 24 साल पहले खत्म हो गया था, जब मेरी मां ने अपनी आखिरी सांस ली थी। दुनिया को यह जानने में बस इतना समय लगा। 6 महीने बाद मीरा उस पड़ोस के बीच में एक नए सिरे से नवीनीकृत इमारत के सामने खड़ी थी, जहां वह पली बढ़ी थी। एक चमकदार साइन बोर्ड नलिनी देवी नृत्य साधना अकादमी, जहां सपने आजाद नाचते हैं की घोषणा कर रहा था। उसके बगल में आशा देवी खुशी के आंसुओं के साथ मुस्कुरा रही थी। अर्जुन और अदिति गर्व से देख रहे थे और उनके सामने सैकड़ों लड़कियां और लड़के उस जगह के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो उनके जीवन को बदल देगी। क्या आप कुछ शब्द कहना चाहेंगी? अर्जुन ने पूछा। मीरा ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार के सामने लगे माइक्रोफोन के पास गई। 6 महीने पहले मैं अदृश्य थी, एक सफाई कर्मचारी जिसे दुनिया देखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन मेरी परदादी नलिनी ने अपनी विरासत के माध्यम से मुझे सिखाया कि सच्ची प्रतिभा को चमकने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। मेरी माँ अंजलि ने अपने बलिदान के माध्यम से मुझे सिखाया कि प्यार किसी भी बाधा से ज्यादा मजबूत होता है। मेरे पिता रवि ने अपनी याद के माध्यम से मुझे सिखाया कि गरिमा जीवन से भी ज्यादा मूल्यवान है। और मेरी दादी आशा देवी ने 24 साल तक हर दिन मुझे सिखाया कि आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उसने उन बच्चों को देखा जो चमकती आंखों से उसे देख रहे थे। यह अकादमी आपके लिए है, हर उस लड़की के लिए जो नाचना चाहती है लेकिन उसके पास कक्षाओं के लिए पैसे नहीं है, हर उस लड़के के लिए जिसके पास प्रतिभा है लेकिन कोई उसे देखता नहीं है, उन सभी के लिए जो कभी अदृश्य थे और चमकने के हकदार हैं। उसने औपचारिक कैंची ली और रिबन काट दिया। आज सपने आजाद नाचते हैं। ताली हवा में भर गई जबकि बच्चे अकादमी के अंदर भाग रहे थे। उनकी हंसी दुनिया के सबसे खूबसूरत संगीत की तरह गूंज रही थी। आशा देवी मीरा के पास आई और उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी माँ यहाँ है, उसने फुसफुसाया। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और तुम्हारे पिता भी। वे तुम पर गर्व कर रहे हैं मेरी बच्ची, बहुत गर्व। मीरा ने नीले आकाश की ओर देखा, एक हल्की हवा को अपने चेहरे पर सहलाते हुए महसूस किया। मुझे पता है दादी, मुझे पता है। और 24 सालों में पहली बार मीरा कुमारी ने महसूस किया कि वह आखिरकार घर पर थी, किसी इमारत में नहीं, किसी पते पर नहीं, बल्कि सच्चाई में, प्यार में, न्याय में, जो जीवन भर लगा आने में लेकिन आया था। क्योंकि तारे भले ही देर करें हमेशा चमकते हैं और मीरा कुमारी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार चमक रही थी।